आज की जो हमारी क्लास रहेगी BCOS 186 की, इसकी हम लोग दूसरी वीडियो करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्लास पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अब इस क्लास में हम लोग और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला जो मैं आपको इसमें दूसरी वीडियो में बताने वाला हूं, देखिएगा क्या है भाई मेरे। व्यक्तिगत विक्रय के लिए आवश्यक कौशल बताइए। यानी व्यक्तिगत बिक्री यानी पर्सनल जो सेलिंग होती है ना, जो पर्सनल सेलिंग होती है उसके लिए क्या क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्या कौशल होना चाहिए। यही एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ सकता है कि व्यक्तिगत बिक्री के लिए आवश्यक कौशलों को बताइए। जैसे भाई मेरे मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, तो मेरे में ऐसा कौन कौन सा स्किल होना चाहिए, कौन कौन सा टैलेंट होना चाहिए। पर्सनल सेलिंग होता ना, जो दुकानदार है या जो एक विक्रेता है, सामान बेचने वाला व्यक्ति है, उसमें ऐसा कौन कौन से कौशल हो। इस कौशल मतलब होता है भैया स्किल। कौन कौन से आप में स्किल होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें आप में होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को, अपने वस्तु को ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे। क्या क्या होना चाहिए भाई। जैसे आप दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं आप, ठीक है, आप विक्रेता हैं, सामान को बेचते हैं, तो आप में कौन कौन से गुण होने जरूरी है जिससे भाई मेरे आपकी बिक्री खूब बढ़ेगी। देखो, व्यक्तिगत विक्रय के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। देखो, एक सफल जो सेल्समैन होता ना, जो अपने सामान को बेचता है, अगर आप एक सफल सेल्समैन, आप एक सफल दुकानदार और बेचने वाले बनना चाहते हैं तो केवल सामान को बेचना ही नहीं बल्कि ग्राहकों को समझना, भाई हमारा ग्राहक क्या चाहता है, हमारा कस्टमर क्या चाहता है, उसकी पसंद क्या है, उससे संबंध रखना, उससे बातचीत करना, ये बढ़िया सेल्समैन के गुण हैं। जैसे भाई मान लीजिए कि एक आदमी दुकान पर बैठा है, कोई सामान लेने गया, बोला भाई 10 रुपए का बिस्कुट दे दो, 10 रुपए का बिस्कुट पकड़ा दिया, चला गया, हो गया। इस प्रकार का सेल्समैन नहीं बनना है कि आपके दुकान पर अगर कोई आता है कुछ खरीदने के लिए और आप बेचने वाले हैं तो उस ग्राहक से, कस्टमर से बात करिए, उसको समझिए, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई एक व्यक्ति दुकान पर सामान खरीदने आया, उसने बोला 10 रुपए का बिस्कुट दे दो, बिस्कुट आपने दे दिया, फिर उससे दोबारा पूछो कुछ और चाहिए क्या, कुछ जरूरी है तो बताओ, तो उससे बातचीत करिए, कम्युनिकेशन करिए भाई, तभी तो आपका कोई और सामान खरीदेगा, तभी तो आपकी दुकान पर दोबारा लौट करके आएगा जब आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे। क्योंकि भाई कस्टमर जो है भगवान के समान है, ग्राहक भगवान है, उसके साथ हमें अच्छा रिलेशन रखेंगे तभी तो हमारी दुकान पर दोबारा खरीदने आएगा। तो इसके लिए हमें एक अच्छा सेल्समैन बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अच्छा सेल्समैन, अच्छा कह सकते दुकानदार और अच्छा बेचने वाला बनने के लिए कौन कौन से स्किल होने चाहिए भाई। पहला स्किल क्या होनी चाहिए, संवाद कौशल, बातचीत करने का तरीका जबरदस्त होना चाहिए भाई मेरे। व्यक्तिगत बिक्री में पहला कौशल है कि बातचीत करने का तरीका बहुत बढ़िया होना चाहिए। देखो, कोई भी दुकानदार जो आपसे बहुत अच्छी बातचीत करता है और आपको इंप्रेस करता है, आप भाई सामान खरीदने के लिए विवश हो जाएंगे ना। ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर देना, जिसे भाई मेरे आप दुकानदार हैं और आप अपना सामान बेचते हैं, तो ग्राहक हमारा जो कस्टमर है जो भी सवाल पूछ रहा है उसका सही जवाब दें और उसको संतुष्ट करें, तभी तो हमारे सामान को खरीदेगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा। जैसे आप मान लीजिए LED टीवी बेच रहे हैं, तो भाई कोई खरीदने आए तो LED टीवी के गुण बताओ, उसको चीजें बताओ। यही क्या होता है, व्यक्तिगत बिक्री के कौशल होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देकर के बता रहा हूं। जिसे भाई मान लीजिए कि मैं 10 रुपए का नमकीन खरीदने गया था। कितने का, 10 रुपए का नमकीन खरीदने गया था, लेकिन जब दुकान पे गया तो दुकानदार ने मुझे कई सारी नमकीन दिखाई, गुण, उसके गुण बताए, तो भाई हो सकता है कि मैं 10 रुपए की नमकीन की जगह 20 रुपए की नमकीन खरीद करके लाया या 25 रुपए की नमकीन मैंने खरीद ली। इसका मतलब क्या है कि दुकानदार जो है बातचीत करने का उसका तरीका बहुत अच्छा है, वो अपने आइटम को दिखा रहा है, तो हो सकता है कि जो ग्राहक है वो 10 रुपए की जगह 30 रुपए 40 रुपए का भी सामान खरीदेगा। तो व्यक्तिगत बिक्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके बातचीत करने का तरीका बढ़िया होना चाहिए। यही भाई व्यक्तिगत बिक्री का सबसे बड़ा कौशल है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, यानी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन। जिसे भाई मिले, आप मान लो साबुन बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो ग्राहक को अच्छे से उसको दिखाओ, उसके मॉडल बताओ, उसको फीचर बताओ, उसके हानि लाभ बताओ भाई, तभी तो आपका सामान खरीदेगा। आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने का स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंटेशन,
प्रस्तुतिकरण इसको हिंदी में बोलते भाई। जैसे मान लो कि आप एक दुकानदार है, सेल्समैन हो, तो भाई ग्राहक के सामने आप अपने प्रोडक्ट को खोलो, उसको दिखाओ। देखते नहीं महिलाएं साड़ी खरीदने जाती हैं और भाई एक दुकान में घुसती हैं और दुकानदार साड़ी पे साड़ी पलट देता है, एक साड़ी खरीदने के लिए 50 साड़ी खुलवा देती हैं, लेकिन कभी वो देखो खोलता चला जाता ना, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि भाई ये ऐसे करेंगी। तो कहने का मतलब कि आपको प्रेजेंटेशन करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे आपकी दुकान पर कोई मोबाइल खरीदने आया है तो भाई मोबाइल को अच्छे से दिखाइए, बताइए उसका कैमरा कैसा, उसका लाइट कैसा, उसका टेस्ट भी दे करके दिखाइए। प्रेजेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अगर मैं एक दुकानदार हूं और अपने प्रोडक्ट को मैं कस्टमर के सामने प्रेजेंट अच्छे से नहीं करूंगा तो सुनेगा ही नहीं भाई मेरे, वो सामान नहीं खरीदेगा। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है, प्रेजेंटेशन की स्किल यानी प्रस्तुतिकरण, भाई जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को दिखाओ। देखते नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रेन में जो लोग सामान बेचते हैं, देखो सामान को कई बार जैसे पर्स बेच रहा हो तो पर्स को बता देगा, पूरा मोड़ देगा, मुड़ेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, ऐसे ऐसे देखो ऐसे दिखाता है ना। तो आपको भाई अच्छे से सामान को प्रेजेंट करोगे तभी तो आपका कोई सामान खरीदेगा। तीसरा कला क्या, सुनने की क्षमता। भाई अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है तो सबसे पहले कस्टमर को सुनो कि वो क्या कह रहा, क्या चाहता है। ग्राहकों की शिकायत और समस्या को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे आप अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो जो ग्राहक है आपका, जो कस्टमर है, उसकी समस्या सुनिए, उसकी जरूरत सुनिए, उसके सवाल सुनिए, और जब आप उसको सुनोगे तो हो सकता है आपसे ज्यादा चीजों को खरीदेगा, परचेज करेगा। भाई लिसनिंग स्किल होनी बहुत ज्यादा जरूर। देखो कई सारे दुकानदार होते हैं कि अगर आप किसी सामान की शिकायत करोगे तो सुनेगा ही नहीं, बोलेगा तो मेरे से कोई मतलब नहीं। ऐसा दुकानदार होगा तो भाई उसकी बिक्री एक दिन ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, दुकान नहीं चलेगी आने वाले समय में। तो भाई अगर आपको अच्छा सेल्समैन, अच्छा दुकानदार बनना है तो आपका जो कस्टमर है, ग्राहकों की जरूरत को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ग्राहक क्या कह रहा है उसकी बात को सुनिए, समझिए और ध्यान में रख करके उसी प्रकार के उसको सामान दिखाओ। ये अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपके गुण हैं, स्किल हैं। चौथा क्या है, मनवाने और प्रभावित करने की क्षमता। भाई जैसे मान लो आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आप ग्राहकों से जो आपका ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, उससे अगर आप अच्छी तरीके से बात करेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे तो हो सकता है आपके सामान को खरीदे। जैसे भाई मान लो मैं एक दुकानदार हूं तो मुझे अपने कस्टमर के सामने ऐसी बात करना है, ग्राहक से ऐसी बात करना है कि वो मेरे बात से भाई मेरे इंप्रेस हो जाए, ठीक है, और मैं उसको इस तरह से मना लूं कि मेरा सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार का स्किल भी उसमें होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं, इस सभी प्रकार की स्किल जरूरी हैं कि भाई जो दुकानदार है, जो सेल्समैन है, वो सामान को तो दिखाए, साथ ही साथ जो बातें बता रहा है सामने ग्राहक जो है ना वो आपकी बात मान ले, आपकी बातों में आ जाए। आप में यह भी स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी जरूरी बात क्या है कि कह सकते हो कि सेल्समैन का गुण क्या है भाई, उत्पादन ज्ञान। आप जिस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, जिस सामान को दिखा रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में दुकानदार को भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो कस्टमर को नॉलेज देगा। आपको अपने प्रोडक्ट, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी सामान है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में आपका नॉलेज और आपकी जो स्किल है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी जो ग्राहक है उसके सामने भाई उस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तभी तो खरीदेगा। प्रोडक्ट नॉलेज दुकानदार को होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा। भाई अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, तुमने दुकान खोल ली, जो सामान बेचते हो सामान के बारे में जानते नहीं हो, तो सामने वाले को बताओगे क्या, बता नहीं पाओगे तो खरीदेगा नहीं। इसलिए प्रोडक्ट नॉलेज क्या है, सेल्समैन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भाई कपड़ा मान लो आप सूट बेचते हो तो सूट के बारे में अच्छे से जानकारी हो, साड़ी बेचते हो तो साड़ी के बारे में अच्छे से जानो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहे हो, पंखा बेच रहे हो, कूलर बेच रहे हो, तो उसकी जानो अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को, तभी तो आप एक अच्छा सेल्समैन बन पाओगे, ठीक है। अगला है जैसे आप प्रोडक्ट के फीचर जानो, उसका यूज जानो, उसकी कितने का आएगा, उसकी गारंटी क्या है, वारंटी क्या है, इस प्रकार की चीजें आपको पता रहेगी ना। जैसे भाई मान लो एक दुकानदार है, एसी बेचता है, तो एसी के बारे में उसको नॉलेज हो, कितने टन का है, कितनी बिजली खाएगा, क्योंकि लोग इसी प्रकार के आप सवाल से आकर पूछेगा। ग्राहक पूछते ना भाई कितनी बिजली खाएगा, कितना इसमें बिजली एक महीने की कितनी लग जाएगी, कितने टन का एसी है,
हमारा कमरा बड़ा है, ठंडा करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई दुकानदार को अगर इस जारी जानकारी रहेगी तभी तो आपका कोई सामान खरीदेगा। तो इसके लिए क्या सेल्समैन में यह भी स्किल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत स्किल यानी पर्सनल व्यक्तिगत सेलिंग के लिए, यानी पर्सनल सेलिंग जिसको व्यक्तिगत बिक्री के लिए जो सेल्समैन है उसमें सारे गुण होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगला क्या, व्यक्तित्व और शारीरिक भाषा। भाई जैसे मान लीजिए कि आप दुकानदार हैं, सेल्समैन हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके मुंह पर मुस्कान होनी चाहिए, आप विनम्रता से बात करें, ठीक है, आप सहनशीलता से बात करें, तभी तो आपका ग्राहक आपसे सामान खरीदेगा। बदतमीजी से बात करोगे, बात नहीं करेगा, समझ गए। जो सेल्समैन है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है भाई कॉन्फिडेंस के साथ अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस बताना है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप सेल्समैन हैं, आपकी ही जैसे मान लीजिए मैं कोई सामान बेच रहा हूं, मान लीजिए मोबाइल बेच रहा हूं, मैं उसको बॉडी लैंग्वेज मेरी बहुत खराब है, बात करने का मेरे को तरीका नहीं पता है और मैं रूडली बात कर रहा हूं या अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो भाई आपका सामान नहीं खरीदेगा। आपका पर्सनैलिटी यानी बॉडी लैंग्वेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आपका जो कस्टमर है ना तभी तो सामान खरीदेगा। अरे तुमको ही अपने सामान पर भरोसा नहीं होगा, तुम उसको ही समझा नहीं पाओगे तो सामान कैसे खरीदेगा भाई मेरे। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आप विनम्र होने चाहिए, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन रखा हो, समझ गए। और आप में कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सेल्समैन में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि भाई वो खराब चीज को भी बढ़िया बता करके बेच दे, यही कहा जाता है ना। तो भाई एक बात है ना कि जो सामने वाले ग्राहक को बढ़िया से समझा देगा सामान उसका बिकेगा, जो बोल नहीं पाएगा उसका सामान कहां बिकेगा। ये सब आप लोग तो जानते हैं ना कि भाई जिसको बोलना आता है उसका सब बिक जाएगा, उसका ना खराब भी बिक जाएगा, और जिसको बोलना नहीं आता, बातचीत करने का तौर तरीका नहीं है, रूडली है, उसका कह सकते हैं वो कुछ भी बेच रहा होगा, उसका कुछ भी नहीं बिकेगा। तो इसलिए भाई आपको विनम्रता से बात करो अपने कस्टमर से, शरीर पर एक मुस्कान रखिए तभी तो खरीदेगा। समस्या समाधान कौशल भी, जिसे भाई मान लो अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं या व्यक्तिगत बिक्री में स्किल की बात करें, तो अगर जैसे मान लो कि मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं भाई, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कोई सामान बेच दिया, तो उस सामान में अगर कोई कमी आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या का समाधान करने वाला गुण भी सेल्समैन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे मान लीजिए भाई मैं दुकानदार हूं, मैंने फ्रिज बेच दिया, फ्रिज कोई खरीद के लेकर के गया, भाई फ्रिज में कोई समस्या आ रही है ना, तो उसको मुझे ठीक करवाना चाहिए। उसको अगर आफ्टर सेल सर्विस उसको बोलते हैं कि भाई अगर आपने सामान बेच दिया है, सेल करने यानी आपने बेच दिया, उसके बाद भी अगर ग्राहक आपका कस्टमर कोई प्रॉब्लम लेकर के आता, समस्या लेकर के आता है, तो समस्या का समाधान करो, नहीं तो भैया वो ग्राहक आपका टूट जाएगा, बनेगा नहीं, बोलेगा एक बार सामान खरीदा था, सामान खराब हो जाता है और सुनते भी नहीं है, तो कौन खरीदेगा आपसे यहाँ का सामान। तो भाई अगर कोई सामान बेच रहे हो, आपने मान लो बेच दिया है, बेचने के बाद अगर वो शिकायत कोई लेकर के आ रहा है, तो भैया उसकी शिकायत सुनिए, उस शिकायत का समाधान करना है। समाधान नहीं करोगे तो आपसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। ग्राहक सेवा कौशल, भाई ग्राहकों की सेवा करना यानी सेल्समैन जो है, जो हमारा कस्टमर है, जो ग्राहक है, उससे अच्छी से बातचीत करिए। और सामान बिकने के बाद भी ग्राहक से संपर्क बनाए रखना जरूरी है, फीडबैक लेते रहिएगा ताकि इससे हमारा ग्राहक बना रहेगा। व्यक्तिगत बिक्री में, सेल्समैन में ये सारे गुण होने भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपको जैसे शॉपकीपर है, दुकानदार है, सेल्समैन है, तो ग्राहकों से कब मिलना है, उनको सही जानकारी देना है, इस प्रकार की चीजें भी आपको होनी चाहिए। वार्ता कौशल, भाई ग्राहकों को आप सभी चीजें बताओ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं उसका नेगेटिव पॉजिटिव, उस कितने का है, कितने का नहीं, कितने में मिलेगा, ये भी आप में स्किल होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई सेल्समैन में धैर्य और आत्मविश्वास भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत बिक्री के कौशलों की बात करें, सेल्समैन में क्या होना चाहिए, कई बार ग्राहक अलग अलग टाइप का था, कोई ग्राहक हो जाएगा बहुत थोड़ा अलग टाइप से बात करेगा, तो आपको सही से शांति से बात करना पड़ेगा। भाई अपने उत्पाद पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा। जैसे आप मोबाइल बेच रहे हो ना, तो मोबाइल को आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, भाई मोबाइल बहुत बढ़िया है। कई बार आप लोग दुकान पर हम लोग जाते हैं ना, बोल देते ना भाई ये फोन ले लो, 4 साल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा ना, तभी तो सामने वाला खरीदेगा। भाई हम लोग भी मोबाइल लेने जाते हैं, ठीक है, दुकान है, कई साल से उन्हीं के यहाँ से फोन ले रहे हैं, जिस फोन को कह देते हैं इस फोन को ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वो सारे फोन चलते हैं। मेरा कहने का मतलब कि भाई
आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सामान को बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो ना, आप सेल्समैन हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ठीक है, इसको ले लीजिए, तभी वो आपका ग्राहक लंबे समय तक बना रहेगा। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए कि हम लोग, जैसे मैं हूं, अगर मुझे कोई सामान लेना तो भाई दुकान आदमी की ज्यादातर फिक्स हो जाती है ना। जैसे भाई आपको मोबाइल लेना तो मोबाइल की एक दुकान फिक्स हो, क्योंकि हमको भरोसा है कि जो सामान बोलेंगे, जो भी प्रोडक्ट बोलेंगे, भाई इसको ले लीजिए आप, वो सामान आपका चलेगा, मोबाइल चलता भी है। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि आप में धैर्य होना चाहिए। अगर आप अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं और आप एक अच्छा कह सकते हो कि भाई सेल्समैन बनना चाहते हो और आपका कस्टमर यानी ग्राहक हमेशा बना रहे, तो भाई आपको स्वयं पर भी विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट भी आपको उसको सही बताना पड़ेगा। आप भाई ठगने वाले मत बनाओ कि पैसा कमाना, किसी तरह सामान बेच दूं। ऐसे बेचोगे दुकान बहुत दिन चलेगी नहीं। समझ गए? तो तभी तो आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहेगा। भाई आप में भी धैर्य होना चाहिए, आप में भी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सामान बेच रहा हूं भाई बढ़िया है, इतने दिन अच्छे से चलेगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपको समझाना पड़ेगा उसे ना, तभी तो आप अच्छा सेल्समैन बन पाएंगे। आप में भी नैतिकता होनी चाहिए। अच्छा सेल्समैन बनने के लिए भैया झूठी बातें मत करो, ठीक है, झूठ मत बोलो और ग्राहक को ठगने वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, पर्सनल सेलिंग जो स्किल है, ये सारी स्किल अगर आप में है, तो भाई आप अच्छा सेल्समैन बनेंगे, आपका दुकान भी चलेगा, आपका व्यापार भी चलेगा। भाई अच्छा सेल्समैन बनिए, ठीक है, अच्छा दुकानदार होगे तभी तो आपकी दुकान चलेगी। नहीं तो अगर आप यही सोचोगे कि 10 रुपए का सामान को मैं 15 रुपए 20 रुपए में बेच करके ज्यादा पैसे कमा लूं, ग्राहक को ठगने का कोशिश करोगे, तो भाई आप अच्छे दुकानदार, अच्छे सेल्समैन नहीं बन पाओगे। और पर्सनल सेलिंग में जो जो स्किल हम लोगों ने बताई, ये स्किल रहेगी तो कह सकता हूं भाई मेरे, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नहीं तो कुछ नहीं होगा, आपका व्यापार ठप हो जाएगा। बहुत लोगों को सुना होगा ना कि भाई दुकान खोले थे, 10-12 लाख रुपया लगाया, दुकान बंद हो गई, क्योंकि उनमें स्किल नहीं थी। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना करके बहुत सारे लोग रोजगार या व्यापार करना चाहते हैं। जो कस्टमर को बेवकूफ समझेगा, कस्टमर तो बेवकूफ है, उसको कुछ पता नहीं है, और किसी को ऐसे मूर्ख बना करके बोलते हैं हमारे यहाँ ना भाई, उल्लू बना लेना। देखते नहीं, किसी दुकान पर जाओ, हम लोग कई बार डरते हैं कि भाई कोई देखो है ना, जैसे हम लोगों को कोई सामान खरीदना होता है तो हम लोग आसपास पूछते भाई किसी का दुकान बता दो या कोई जानकारी लेते, तो क्योंकि यह मार्केट में बात फैली हुई है कि किसी के यहां अनजान बन के चले जाओगे, अगर दुकानदार को नहीं जाते, दुकानदार आपको ठग लेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे दुकानदार बन रहे, ऐसे सेल्समैन हैं कि आप ग्राहकों को मूर्ख बनाते हैं, तो भाई आपका धंधा बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं। और खास तौर से जैसे हम लोगों ने इसमें बात किया कि अगर आपको अच्छा सेल्समैन बनना है, व्यक्तिगत बिक्री में ये सारे कौशल होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप में हैं तो भाई आपका दुकान हो, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हो, भाई आपका बिकेगा, आपका कस्टमर आप पर विश्वास करेगा, आपका ग्राहक को भगवान समझोगे, ग्राहक आपसे जुड़ा रहेगा। अब ग्राहकों को ही ठगने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा ना। ग्राहक से अच्छे से बातचीत करो, उसको सामान के बारे में बताओ, कोई समस्या लेकर के आता, सामान खराब हो जाता, उसकी समस्या सुनो, उसका सामान ठीक करवाओ ना। तो ये अगर आप में गुण रहेंगे, यही व्यक्तिगत बिक्री के क्या है भाई मेरे आवश्यक कौशल है, होने क्या है हम लोगों में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें मैं बता देता हूं क्वेश्चन आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग में नैतिक मुद्दे क्या, नैतिकता बताओ। ऐसे कई बार क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि व्यक्तिगत बिक्री में नैतिकता बताओ। नैतिकता होता भैया ईमानदारी। अगर आप अच्छा सेल्समैन और अच्छा पर्सनल सेलिंग करना चाहते तो आप में नैतिकता होनी चाहिए। ठीक है, झूठे वादे ना करे दुकानदार, सेल्समैन फेक प्रोडक्ट को ना बेचे। नैतिकता यानी आप भाई यानी पर्सनल सेलिंग में नैतिकता या नैतिक मुद्दे का मतलब होता है कि आप में नैतिकता होनी चाहिए, आप में सच्चाई होनी चाहिए, आप में ईमानदारी होनी चाहिए। भाई अगर हमारा जो दुकानदार है, सेल्समैन जो है, अगर उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, ग्राहकों को भगवान समझता है, ये सारी चीजें आप में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत बिक्री में नैतिक मुद्दे क्या है? व्यक्तिगत बिक्री में जो सेल्समैन है ग्राहकों के साथ अच्छा संपर्क रखे, ग्राहकों के साथ नैतिकता के साथ बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई कई बार देखा होगा कि लोग बिक्री बढ़ाने के लिए, देखा होगा ना, बहुत सारे लोग होते, दुकानदार होते, भाई मेरे बिक्री बढ़ जाए तो कई बार वो लोग क्या करते हैं कि
ग्राहकों को ही चूना लगाने की कोशिश करते, चूना लगाने ठगने का प्रयास करते हैं। भाई किस एन केन प्रणाली मेरी बिक्री बढ़ जाए, मेरा सामान बिक जाए, मैं पैसा कमा लूं। बहुत सारे लोग इसी प्रकार से सामान बेचने का प्रयास करते हैं और व्यापार नहीं चलता है। तो भाई व्यक्तिगत बिक्री में, पर्सनल सेलिंग में आपकी नैतिकता, ईमानदारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी हो, सच्चाई हो, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्सनल सेलिंग में नैतिकता का मतलब यही होता है। भाई पर्सनल सेलिंग में यानी व्यक्तिगत बिक्री में नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं? देखो, कभी भी कोई भी जो सेल्समैन है, कोई भी जो सामान बेच रहा है, कभी भी अपने ग्राहकों को गलत जानकारी ना दें, बढ़ा चढ़ा करके जानकारी ना दें। भाई मोबाइल खरीदने गए हैं तो हम क्या बता दिया, 84 मेगापिक्सल का कैमरा था तो 108 मेगापिक्सल बता दिया, ठीक है। बैटरी की गलत जानकारी। तो कभी भी जो अच्छा सेल्समैन अगर आपको बनना है तो कभी भी ग्राहकों को गलत जानकारी ना दें, ठीक है, ठीक है। गलत प्रोडक्ट ना बेचें, ठीक है। मान लो 20,000 का मोबाइल है तो 25,000 में ना बेचो भाई, उसको ठगने का प्रयास करोगे। यही तो नैतिकता है कि भाई गलत जानकारी ना दीजिए। व्यक्तिगत बिक्री में नैतिक मुद्दे यही हैं कि आप कभी भी अपने ग्राहकों को गलत जानकारी ना दें, बढ़ा चढ़ा करके चीजें ना बताएं। दूसरा, दोष और कमियों को छुपाना। जैसे अगर आपको एक अच्छा सेल्समैन बनना है, एक अच्छा विक्रेता बनना है, तो इसलिए जरूरी है कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई कमी है, खराबी है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। जैसे कई बार सेकंड हैंड लोग कार बेचते हैं, सेकंड हैंड कोई सामान बेच रहे हैं तो कई बार लोग सामान के बारे में बताते नहीं है, इसमें कोई कमी है, बताते ही नहीं, छिपा ले जाते हैं। तो आपको कोई भी चीज छिपानी नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। व्यक्तिगत बिक्री में नैतिकता यही है कि आप अपने कस्टमर से सामान के बारे में जो बेच रहे हो उसके बारे में सच्चाई के साथ बताओ। उसमें कोई खराबी है, कोई कमी है तो उसको बताना जरूरी है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो उसमें नकारात्मक क्या है, उसमें कोई टेक्निकल खराबी अगर है तो बता देना चाहिए। ऐसा नहीं छुपा करके आप बेच दे रहे हैं, ये नैतिकता नहीं है। तब तो आप झूठे हो गए, तो आप करप्ट हैं, भ्रष्ट आदमी हैं, ठीक है। ये नैतिकता नहीं है। तो इसका मतलब आप ईमानदार दुकानदार नहीं, अच्छे सेल्समैन नहीं है, नैतिकता आप में नहीं है। भ्रामक और ऑफर को दिखाना। कई बार देखा होगा ना, दुकानदार झूठे झूठे ऑफर दिखा करके, नकली डिस्काउंट दिखा करके, भ्रम पैदा करके सामान बेचने का प्रयास करते। तो भाई ऐसा मत करिए। जिसे देखा होगा ना, कई बार लोग मान लीजिए कि 50 रुपए का सामान खरीदा है तो उसको 500 रुपए का बता करके सामान बेच रहे हैं। कई बार आप लोग सामान खरीदने गए होंगे, भाई पूछा होगा कि सूट कितने का है, बोला होगा कि 2000 का सूट है, और मोल भाव करते करते 2000 का सूट आप लोग 200 रुपए में लाई होंगी। कहने का मतलब क्या कि आप अपने ग्राहकों को झूठा भ्रम में रख रहे हो ना। भाई चलो मान लो कि किसी को मोल भाव करना आता है, बार्गेनिंग करना आता है, वो तो 200 में 2000 का सूट 200 में लेगा। लेकिन जो बार्गेनिंग नहीं करेगा, हो सकता है 200 का सूट उसे आप 1000-1200 में बेच दोगे, सॉरी 1000-1200 का बेच दोगे। तो क्या है कि आप अपने ग्राहकों को भ्रामक डिस्काउंट यानी भ्रम में फैला रहे हो, डाल रहे हो। आप झूठी जानकारी देकर के पैसा कमाना है, इसका मतलब आप में नैतिकता नहीं, आप में ईमानदारी नहीं, आप सच्चे और असली इंसान नहीं, आप में नैतिकता नहीं है, एथिक्स नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ग्राहकों को किसी तरह से मूर्ख उल्लू बनाकर पैसा कमाने में लगे हुए हो। ये नैतिकता नहीं है। व्यक्तिगत बिक्री में नैतिकता नहीं है, नैतिकता होनी जरूरी है। भाई कीमत 1000 है तो 1200 बता देते हैं लोग और 20% की छूट दिखा देते हैं। जैसे होता ना कि भाई मैंने मान लो कोई सामान जो है वो मान लो 2000 का सामान है तो हम लोग उसका रेट 4000 बता करके बता देते हैं 50% ऑफ है। समझ रहे हो? इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। ये अगर कैसे आप में नैतिकता नहीं है। ग्राहकों पर खरीदने का अनावश्यक दबाव। कई बार देखा होगा ना कि किसी दुकान पर चले जाओगे तो भाई जो सेल्समैन है आप पर बहुत प्रेशर बनाता, खरीद लो, बार बार फोन करेगा, बार बार प्रेशर डालेगा आपको। कई बार होता ना, जैसे कई बार अगर जैसे मान लो हम लोग कहीं कार खरीदने गए और हम लोग अपना नंबर लिखवाते हैं कि भाई बाद में आएंगे, बता देंगे हम आपको कि लेना कि नहीं लेना है, तो वहां के लोग बार बार फोन करेंगे, सर आपने नंबर लिखवा के गया था, आपका कार कब लेंगे, आप गाड़ी कब खरीदेंगे, आप हमारे शोरूम पर करवाएंगे, बार बार उनका फोन करता है। तो गलत बात है भाई ना। इसका मतलब आप में नैतिकता नहीं, आप किसी तरह से अपने सामान को चिपकाना चाहते हो अपने कस्टमर को, ये नैतिकता नहीं है। देखा होगा ना कई बार, ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है भाई। अगर आप किसी गाड़ी के शोरूम में चले जाओ, गाड़ी का एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो आप कार लेने चले गए, ठीक है,
तो वहां कई बार होता कि हम लोग कार देख करके आते और बोल देते हैं, कई बार वो नंबर ले लेते हैं और कई बार हम लोग कह देते भाई हम आपको बाद में बताएंगे। कई बार लेकिन वहां के लोग बार बार फोन करेंगे, सर आपने नाम लिखवा था, आप गाड़ी खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, इतना प्रेशर बनाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए व्यक्तिगत बिक्री में। यानी आप में नैतिकता नहीं है, प्रेशर बना रहे तो आप में नैतिकता नहीं है, आप एक प्रकार से अपने सामान को बेचना और ग्राहकों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। ग्राहकों की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना, कई बार होता है ना कि जैसे मान लो किसी दुकान से अगर आपने सामान खरीदा है, आपका नंबर है, मोबाइल नंबर, आपकी जानकारी, और लोग किसी अन्य कंपनियों को बेच देते हैं। इस प्रकार की चीजें नहीं करना चाहिए। ये नैतिकता आप में नहीं देखा होगा ना कि जैसे मान लो भाई मान लीजिए कि मैं खास तौर से कोई सामान बेचता हूं और मेरे पास ग्राहकों के नंबर है, मोबाइल नंबर, जानकारी है, मैं किसी और को दे देता हूं, वो लोग फोन करके अपना सामान बताएंगे। कई बार होता नहीं, आप लोगों के पास भी तो फोन आता होगा कि भाई क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, आता होगा, आपके मोबाइल पर फोन आते होंगे। भाई उनको नंबर आपका कैसे मिला? क्योंकि आपने कहीं अपना नंबर दिया, उन्होंने कहीं नंबर और भेज दिया। तो ये क्या है कि आप अच्छे सेल्समैन नहीं, आप अच्छे दुकानदार नहीं है। भाई आप अगर कोई दुकानदार अपने ग्राहकों की जानकारी किसी और को दे रहा है तो अच्छे दुकानदार, आप में नैतिकता नहीं है। प्रतियोगिता की बदनामी करना, कई बार होता है ना, दुकानदार उत्पाद को बेहतर दिखाने के लिए फर्जी ब्रांडिंग कर देते हैं या ब्रांड की कीमत बढ़ा चढ़ा करके बता, देखा होगा ना, इस प्रकार की चीजें करते हैं। कई बार लोभ देना, कई बार होता है ना कि हमारे यहाँ पर सामान खरीदोगे हम आपको गिफ्ट दे देंगे, हम आपको छूट दे देंगे। इस प्रकार के रिश्वत दे करके अपने सामान को कई बार लोग बेचने का प्रयास करता है, दुकानदार करता है। इसका मतलब आप में नैतिकता नहीं, आप में सच्चाई और ईमानदारी नहीं है। ठीक है। नकली और चोरी का सामान बिकना, कई बार देखा होगा ना, कई बार दुकानदार जो सेल्समैन होता है नकली सामान बेचता है। ठीक है, चोरी का, नकली दूध बिक रहा, नकली घी बिक रहा हमारे देश में। भाई मेरे तो बहुत सारा चीज नकली बिक रहा है। तो जो लोग भैया नकली बेच रहे हैं उनमें नैतिकता नहीं, उनमें ईमानदारी, उनमें सच्चाई नहीं है। समझ गए? जो नकली बेचते हैं, देखते नहीं हम लोग खरीद करके लाते हैं तो चीज खराब हो गई है, अच्छा सामान नहीं दिया। बहुत बार देखा भाई, आप कपड़ा खरीद कर लाओ, कई बार दुकानदार जो होता, आपने जो कपड़ा देखा था कोई दूसरा उसमें डाल देगा, या कपड़ा कहीं फट गया है। ऐसा बहुत सारे लोग नकली चीजें बेच रहे हैं। तो इसमें एक मतलब अपने नैतिकता नहीं है। अल्पवयस्क या अशिक्षित ग्राहकों का शोषण करना, ये तो भाई बहुत होता है। जैसे मान लो हम लोगों ने खूब देखा, आप लोग दिल्ली उल्ली में खूब देखते होंगे, जहां से हो आप लोग सबको पता होगा कि अगर हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर कोई आदमी सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं ना, तो दुकानदार उसको मूर्ख बना करके कुछ भी बेच देता है। 10 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच देते हैं। ये करते हैं ना, इसका मतलब भाई मेरे आप में नैतिकता नहीं है। आप सामने वालों, जैसे मान लीजिए कई बार होता कि जैसे मान लो कि अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कि मान लो महाराष्ट्र है, मैं एग्जांपल देता हूं भाई, महाराष्ट्र एक इलाका है। महाराष्ट्र में कोई सामान खरीदने जाओ, किसी दुकान में घुसो, अगर दुकान वाले को पता चल गया कि मराठी नहीं है और महाराष्ट्र के कहीं बाहर से आया हुआ है, तो भाई 100% आपको मुर्गा बना दे। मुर्गा मतलब समझते, आपको ठग लेगा। हमारे होता नहीं, हम लोग तो बहुत बोलते भाई आपको ठग लिया, आपको चूना लगा दिया। ये शब्द कहां से आए हैं? क्योंकि जब दुकानदार को पता चल जाए ये यहाँ का आसपास का नहीं है, या इसको मैं किसी तरह मूर्ख बना सकता हूं। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सामान खरीदे, कहीं भी अब दिल्ली में सामान खरीदने जाओ, पता चल गया कहीं बिहार का आदमी है, तो दिल्ली के जो दुकानदार है उसको मूर्ख बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। आप कहीं पंजाब में चले जाइए, पंजाब में खरीदारी करो, पता चल गया कि सामने वाला पंजाबी नहीं है, पंजाब का नहीं है। मान लो लुधियाना में कोई खरीदारी कर रहे हो आप लोग, ठीक है भाई, लुधियाना में सामान खरीद रहे हो और दुकानदार को पता है तो ये पंजाबी नहीं जानता है, सामान के बारे में नहीं जानता, तो 100% आपको ठग लेगा, पैसे ज्यादा बता देगा या मूर्ख बना देगा। सामान को इसी प्रकार से बेचते हैं। इसका मतलब जो ऐसे दुकानदार करते भैया उनमें नैतिकता नहीं है। यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बाहर के हैं, जो कहीं और से आए हुए हैं, आपके इलाके को नहीं जानते, ऐसे लोगों को हम मूर्ख बना करके अपना सामान बेचते हैं। तो क्या है, यानी आप में नैतिकता नहीं है। झूठे वादे और गारंटी बताना, कई बार आप लोगों ने सामान खरीदा होगा तो लोग गारंटी झूठी बता देते हैं, बोलते हैं 2 साल की गारंटी होती है, 1 साल की भी नहीं है। ठीक है, कई बार गलत जानकारी देकर के सामान बेचना, इसका मतलब ऐसे जो कुछ रहा है कि भैया यानी व्यक्तिगत बिक्री में नैतिकता नहीं, आप ईमानदार नहीं, आप सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं है। आप अपनी गलत जानकारी देकर के सिर्फ ग्राहकों को मूर्ख बना करके सामान बेच रहे हैं, आप ईमानदार नहीं। नैतिकता के मुद्दे के बचने हेतु उपाय क्या है? देखो, यानी कोई भी जो अगर खास तौर से व्यक्तिगत बिक्री कर रहा और अच्छा सेल्समैन, अच्छा दुकानदार बनना चाहते हो, तो आप में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए।
ग्राहकों को सही जानकारी दो, सही सामान बेचो, ग्राहक आपसे जुड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ग्राहक को मूर्ख बना करके भाई हम सामान बेच लें, पैसा कमा ले, तो बहुत लंबे समय तक चला नहीं। इसका मतलब आप में नैतिकता नहीं है भाई। आप ये तो सबको पता है कि भाई हम लोग, जैसे मान लीजिए आप कहीं कहीं बाहर चले गए, जैसे मान लो कि आप जहां रहती हो वहां से कहीं और चली जाओ, वहां साड़ी सूट खरीदने जाओ, कपड़ा खरीदने जाओ, और दुकानदार को पता है यहाँ का आदमी नहीं है और 200% है भाई, वो आपको मूर्ख बनाएगा, वो आपको सामान सही नहीं देगा। 200 रुपये की चीज 2000 में आपको थमा देगा, या जो चीज देगा सामान खराब दे देगा। तो होता ही ना, दुकानदार जो होता है, जो सेल्समैन होता है, मैंने 99.9% यही है कि वो ग्राहकों को मूर्ख बनाने में लगा रहता, किसी तरह सामान बिक जाए, किसी तरह उत्पाद बिक जाए, इसी में लगा रहता है। कि ऐसे जो काम करते, ऐसे जो ग्राहक, ऐसे जो कस्टमर काम, ऐसे जो दुकानदार काम करते हैं, या ऐसे सेल्समैन जो काम करते हैं, उस मतलब उनमें नैतिकता नहीं, उसमें ईमानदारी व सच्चाई नहीं है। तो नैतिकता और ईमानदारी होना भाई मेरे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, विक्रय नियमावली क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई मेरे। विक्रय नियमावली, सेल्स मैनुअल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। सेल, जो हम सेल करते हैं, जो बेच रहे हैं, उसका मैनुअल बोलते हैं। विक्रय नियमावली क्या है? एक विक्रय नियमावली को तैयार करने में कौन कौन सी सामग्री और कौन कौन से लाभ होते हैं, इसकी व्याख्या करना। तो विक्रय नियमावली क्या है और विक्रय नियमावली को तैयार करने में कौन कौन सी सामग्री। विक्रय नियमावली मतलब होता है भैया सेल्स मैनुअल, जो हम सेल कर रहे हैं उसका मैनुअल, इसको बोलते हैं सेल्स मैनुअल बोलते हैं। तो विक्रय नियमावली क्या है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट आएगा। विक्रय नियमावली एक प्रकार का दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम लोग लिखते हैं, डायरी वारी होती भाई विक्रय नियम, जिसमें हम अपने संगठन के बारे में, यानी हमारा जो कंपनी है उसका संगठन के नीति, नियम, कानून, जानकारियों को लिखते हैं विक्रय नियमावली में। विक्रय नियमावली में हमारा सामान कितने का है, कितने में बिकेगा, कितनी छूट है, और जो हमारे सेल्समैन है, जो हमारे सामान बेचने वाले हैं, सेल्समैन को क्या जिम्मेदारी है, इन सबको जो लिखते हैं वही होता है भाई सेल्स मैनुअल। इसे सेल्स टीम को ट्रेनिंग देने का काम आता है। जिसे भाई मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं, तो मैं जो सामान बेच रहा हूं, हमारे कंपनी की क्या नीति है, या जैसे मान लो मारिए भाई मेरे एक मॉल है, तो मॉल को जो चला रहा है वो देखेगा ना भाई ना कि हमारे मॉल में क्या नियम है, क्या कानून है, सारी चीजें जो लिखी रहती है, तो भाई सेल्स मैनुअल। जैसे भाई मॉल है, मॉल में जैसे भाई मान लीजिए कि मैं सेल्समैन रख रहा हूं, बेचने वाले लड़के रख रहा हूं, तो उनको बताऊंगा ना कि हमें अपना सेल्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उसकी जो सारी जानकारी होती है वही तो भाई मेरे विक्रय नियमावली, सेल्स मैनुअल। सेल्स मैनुअल क्या देखिएगा, विक्रय नियमावली वह एक प्रकार की पुस्तक है, किताब है, जिसमें जो सेल्समैन को बताती है कि आपको सामान कैसे बेचना है, ग्राहकों से कैसी बात करनी है, कंपनी के नियम कानून जो होते वही सेल्स मैनुअल होता है। जैसे भाई मान लो कि मारुति एक कंपनी है, ठीक है भाई, मारुति क्या है, मारुति एक कंपनी है, और मैंने भाई मारुति की मैंने डीलरशिप ले ली। डीलरशिप यानी डीलरशिप मैंने शोरूम खोल दिया कि मैं मारुति की कार बेचूंगा। तो भाई मारुति से तो मैं मारुति का मतलब डीलर बन गया। तो मारुति मुझे जो कारें दे रही है, सिर्फ कारें नहीं देंगी, पैसा दिया, बल्कि वो मुझे बताएगी भी भैया सामान, कारों को कैसे बेचना है, आपको बेचना कैसे है, ग्राहकों से कैसी बात करनी है, कंपनी के क्या नियम कानून है। अगर भैया आप ज्यादा कार बेच दोगे तो आपको कितना फायदा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, यही सेल्स मैनुअल होता है। सेल्स मैनुअल का मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने डीलरों को बताती, अपने दुकानदारों को बताती, भैया तुमको सामान कैसे बेचना है। यही होता भाई मेरे सेल्स मैनुअल। इसी को हिंदी में बोलते हैं विक्रय नियमावली। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि मारुति है, मारुति का आप डीलर, मैं डीलर बन गया, तो भाई मारुति जो मुझे कार दे रही है, जैसे मान लो मैंने उससे 50 कारें ले ली हैं अलग अलग, ठीक है, तो सिर्फ वो कार नहीं देगी बल्कि मुझे ट्रेनिंग भी देगी कि भाई तुमको मारुति की कार कैसे बेचनी है, मारुति की ब्रांडिंग कैसी करनी है, और अपने ग्राहक से कैसे बात करनी है। आपको पूरा ट्रेंड करेगी, और खाली डीलर नहीं बनोगे बल्कि वो आपको पूरा ट्रेंड कर देगी, आप खूब कार बेचने लग जाओगे। समझ गए? ये होता भाई सेल्स मैनुअल। कंपनियां अपने ग्राहक यानी अपने जो डीलर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको अच्छे से ट्रेन करती ताकि उनका सामान दुकानदार भैया खूब बेचे। यह होता भाई मेरे सेल्स मैनुअल कि हमें सामान कैसे बेचना है। आगे चल करके हमें अपने सेल्समैन यानी डीलर जो हैं, हमारे अलग अलग जो डीलर हैं, डीलरों को कैसे ट्रेंड करना है। जैसे एग्जांपल बताया ना, एशियन पेंट है, एशियन पेंट की आपने
भाई दुकान खोली है एशियन पेंट, जो आपको पेंट देंगे वो आपको सिर्फ पेंट नहीं देंगे एशियन वाले, बल्कि आपको ट्रेंड भी करेंगे, आपको अपना सामान कैसे बेचना है, कैसे उसको ग्राहकों से बात करनी है, कस्टमर कैसे बढ़ाने हैं, और एशियन पेंट के क्या नियम कानून है, आपका क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, ये भी तो होता है ना। जैसे भाई मैंने मारुति की डीलरशिप ली है, तो मारुति अगर मान लो मैं एक महीने में, मान लो कि मैंने एक महीने में मान लो मारुति की 50 कार बेच दी, तो मारुति वाले हो सकता है मुझे भैया ऐसा उनका नियम कानून हो कि 1 लाख रुपए मुझे ज्यादा पैसे दे दें। यही होता है सेल्स मैनुअल। और सेल्स मैनुअल में भी होता है कि आपको कार कैसे बेचनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने ग्राहक यानी अपने जो दुकानदारों, जिसको हम डीलर बोलते हैं, डीलरों के लिए कई प्रकार की योजना भी बनाती है। देखा होगा ना कि कंपनी कहती है इतना सामान बेच दोगे तो तुमको ये प्रॉफिट हो जाएगा। कई बार जैसे भाई मारुति की डीलरशिप आपने ले ली, तो मान लो अगर मारुति को तुमने महीने में 100 कार बेच दी, हो सकता है कि मारुति वाले तुमको खुश होकर के कहीं की ट्रिप करवा दें। ऐसे जैसे मान लो सैमसंग है, सैमसंग के तुम डीलर हो, तो सैमसंग मान लो तुमने एक महीने में सैमसंग के 1000 मोबाइल, मान लो लाखों मोबाइल बिकवा दिए, तो सैमसंग वाले खुश होकर के ना तो तुमको बहुत फायदा करवा देंगे। सैमसंग वाले कुछ तुमको गिफ्ट तगड़ा आइटम दे देंगे। कहीं हो सकता है आपको भाई सऊदी अरब की ट्रिप रूप करवा दें, आपको फैमिली भेज दे कहीं घूमने फिरने के लिए। तो यही होता भाई सेल्स मैनुअल। सेल्स मैनुअल में कह सकते हो कि डीलर को क्या प्रॉफिट होगा हमारी डीलरशिप लेने से, या कंपनी बताती है कि आपको कैसे सामान बेचना है। समझ रहे हो? यही होता भाई मेरे विक्रय नियमावली, कि भाई जैसे मारुति है, होंडा है, सैमसंग है, आईफोन है, ठीक है, जो इनके डीलर हैं उनके लिए क्या नियम कानून है, वही होता भाई मेरे विक्रय नियमावली, सेल्स मैनुअल। विक्रय नियमावली तैयार करने के लिए क्या भाई, सबसे पहले कंपनी का परिचय, कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी कब बनी कब नहीं बनी ये सब आपको बताएगा। जैसे आप मारुति की डीलरशिप लेंगे तो मारुति वाले आपको मारुति के बारे में भी बताएंगे, और आपको जो सामान दे रहे हैं बेचने के लिए उस प्रोडक्ट की जानकारी, जैसे मारुति की आपको 800 दे दी, मारुति की आपको बहुत सारी कारें देंगे, तो उस कारों के बारे में भी आपको बताएंगे कि कार कैसी है कैसी नहीं है, तभी तो सामान बेचोगे। तो भाई अपने कह सकते हो कि डीलर को अच्छे से जानकारी कंपनी देती है। विक्रय प्रक्रिया और तकनीक, वो आपको जो आप सेल्स में खासतौर से आपका जो डीलर है, जो कंपनी तो डीलर को बताती भी कि ग्राहक से कैसे कांटेक्ट करना है, ग्राहक से कैसे बातचीत करनी है, ग्राहक को कैसे डेमो देना है। देखा होगा ना कई बार हम लोग मोबाइल की दुकान पर जाते हैं तो भाई मेरे उनके पास कई सारे डेमो फोन भी रखे होते हैं, वो दिखा देते हैं। तो कंपनी बताती कि आपको कस्टमर को डेमो फोन शुरू में दिखाना है, डायरेक्ट डब्बा खोल करके नहीं दे देना भैया, ये समझ गए। तो कंपनियों की पॉलिसी होती, नियम कानून होते हैं कि हमें यानी हमारे जो डीलर है वो अपना सामान कैसे बेचेंगे, कैसे अपने सामान को प्रेजेंट करेंगे। यही होती भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट, यानी यही होती सेल्स मैनुअल। ग्राहक प्रबंधन, ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर कैसे देना है, खासतौर से सेल्स मैनुअल में लिखा रहता है। ग्राहक जो सवाल पूछेगा उसका रिप्लाई कैसे देना है। जैसे भाई आपने मारुति की डीलरशिप ले रखी है तो वो पूछेगा ना भाई कार कितनी स्पीड देती है, कितना पेट्रोल खाएगी, कितना डीजल खाएगी, ठीक है, माइलेज कितना देगी, ठीक है, खराब तो नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कहीं आग वाग लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कहीं भाई अचानक से हो जाए चलती चलती कार में दरवाजा ही खुल जाए। तो इस प्रकार की सारी जानकारी जो होती है कंपनियां अपने भैया डीलरों को देती हैं जो उनका सामान बेच रहे हैं, तभी तो सामान बेचेगा, तभी तो ग्राहकों को संतुष्ट करेगा। विक्रय और नीति के नियम कानून, ये भी तो खास से जैसे कंपनी होती है डीलरों को ये भी बताती है कि इसमें छूट कितनी है, इसमें नियम कितना है, इसमें रिटर्न कितना होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें अपने डीलर को जानकारी। यही सेल्स रिपोर्ट होती है, यही विक्रय नियमावली होती है। विक्रय लक्ष्य और रिपोर्टिंग करना, भाई डीलरों को समय समय पर बताना भी रहता है कंपनी को कि इतना इस महीने में इतनी बिक्री हुई, इतनी बिक्री हुई, तभी तो कंपनी के पास रिकॉर्ड पहुंचेगा भाई मेरे कौन सी कार हमारी ज्यादा बिक रही ना, मारुति बैलेनो बिक रही है या मारुति स्विफ्ट बिक रही है, कौन सी कार बिक रही है, तो जानकारी होगी ना। यही होती भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट, यानी ठीक है। आचार और संहिता और नैतिक मानक, देखो खास जो कंपनियां होती है अपने डीलरों को बताती भाई आपको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और आपको अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखना। भाई आप किसी बड़े शोरूम में जाओगे तो वहां पर देखोगे जो उनके सेल्समैन है, देखो कितना डिसेंट रहते हैं, कपड़ा कैसे पहनते हैं, कैसे अपने सामान को प्रेजेंट करते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप सैमसंग के शोरूम में चले जाइए,
वहां पर देखो वो लोग कैसे आपसे बातचीत करते हैं। तो भाई सैमसंग बताएगा कि आपको, अगर आपने सैमसंग की डीलरशिप ले थी, कि भाई आपका ड्रेस कोड कैसा होगा, आपको अपने ग्राहक से कैसी बातचीत करना है, यही तो सेल्स मैनुअल है। ठीक है, कंपटीशन वो बताएंगे कि सामने वाला, जिसे आप सैमसंग है तो सैमसंग वाले आपको बताएंगे कि आपको आईफोन के साथ आपको कैसे कंपटीशन करना है, आपको मार्केटिंग कैसी करनी है अपने ब्रांड की। ठीक है, यही तो सेल्स मैनुअल है। प्रशिक्षण और ट्रेनिंग भी आपको देंगे भाई मेरे। ये भी होता ना कि जो कंपनी होती है अपने डीलर को ट्रेनिंग भी करती, ट्रेंड करती है, और अपने सेल्समैन को ट्रेंड भी करेगी, उनको सिखाएगी, पढ़ाएगी, तभी तो भाई उसका ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेंगे। यही सेल्स मैनुअल है, यही विक्रय नियमावली है। विक्रय नियमावली के लाभ क्या है भाई? कंपनी इसके जरिए नए नए सेल्समैनों को तैयार करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, और इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सामान बिकता, ज्यादा से ज्यादा सेल होता है, समय और लागत की बचत होती है। भाई अगर हम अपने सेल्समैन को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा सामान अच्छा बिकेगा, हमारा सेल्समैन अच्छा रहेगा, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी। सेल्स रिपोर्ट से यही तो प्रॉफिट होता है। यानी उत्पाद के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अगर हम अपने सेल्समैन को देंगे तो कस्टमर को बताएगा, कस्टमर समझेगा, सामान खूब खरीदेगा। कोई भी छूट आ रही तो ये भी उसको चीजें पता चलेगी, कितनी छूट है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ये भी कंपनियां सेल्स रिपोर्ट में लिखती हैं, सेल्स मैनुअल में लिखती हैं, ताकि ग्राहकों को जानकारी दी जाए ना। ग्राहकों की सेवा में सुधार करने के लिए भाई मेरे सेल्स रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिक्री बढ़ाने के लिए भाई मेरे सेल्स रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी, कि आप चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा आपकी बिक्री बढ़े, तो भाई आप अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेन करिए, उसको नियम कानून सिखाइए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, आपका सामान खुद बिकेगा। तो सेल्स रिपोर्ट यही है कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बोला ना, जैसे मान लो आईफोन है, तो आईफोन अपने डीलरों को अच्छे से बताता कि आईफोन कैसे बेचना है, ग्राहकों से कैसे कांटेक्ट करना है, आपको विनम्रता से बात करनी है। तो आईफोन की जैसे आपने डीलरशिप ले रखी है, तो आप आईफोन बेचते हैं, आपको दे रहा बेचने के लिए, तो आपको पूरा ट्रेंड करेगा। ज्यादा आईफोन बेच दोगे तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। देखा होगा आप लोगों ने ना कि अगर हम किसी कंपनी का सामान बेचते हैं तो कंपनी वाले हमको बहुत सारा लाभ भी देते हैं, प्रॉफिट भी देते हैं। यही तो सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, अगर आप अच्छे से बेचोगे भाई, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, तो कई बार वो आपको देखा होगा ना कि जैसे मारुति की अगर डीलरशिप है तो इनके सेमिनार और मीनार होते हैं, वो अपने डीलरों को बुलाती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको बताती है कि सामान को कैसे बेचना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। भाई ये ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, हैवी छोटी मोटी नहीं करती हैं। जैसे आईफोन है, सैमसंग है, ठीक है, मारुति है, होंडा है, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने डीलरों को बुलाती हैं, उनको पूरा ट्रेंड करती हैं सामान को कैसे बेचना है, क्योंकि ब्रांडिंग करती, ब्रांड, तभी तो बड़े बड़े ब्रांड बन गए। उनके नियम कानून थे, यही सेल्स रिपोर्ट होती भाई मेरे। उनके सेमिनार बुलाती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते। देखता है कि अगर आप किसी, जैसे कई बार देखा होगा ना, कई कुछ टीवी सीरियल में कि भाई मानो जैसे होता ना कि जैसे उनकी, जैसे मान लो मारुति की डीलरशिप ले रखी है, तो हो सकता है कि मारुति का कोई सेमिनार हो, तो मारुति वाले आपको लेटर भेजेंगे, आपको आना है हमारे सेमिनार में, आप डीलर हैं उनके, वो बुलाएंगे, आपको इनवाइट करेंगे, आपको वहां सिखाएंगे, आपको जानकारी देंगे कि मारुति का कार भैया कैसे बेचना है। यही तो सेल्स रिपोर्ट है, आपको बहुत ट्रेंड करेगा, बहुत जानकारी देगा। यही सेल्स मैनुअल है कि कंपनी अपने डीलर को, अपने बेचने वालों को अच्छे से चीजें बता रही कि भैया सामान कैसे, यही सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, यही, इसी को बोलते हैं विक्रय नियमावली। समझ गए? और विक्रय नियमावली बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। विक्रय नियमावली, विक्रय नियमावली के उद्देश्य बताइए, विक्रय नियमावली के लाभ बताइए। क्वेश्चन इस टाइप के आएगा ही आएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे, विक्रय रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य और मुख्य विशेषताओं को बताइए। विक्रय रिपोर्ट क्या होती है, विक्रय रिपोर्ट के उद्देश्य बताने और विशेषता बताने, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं भाई सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं। विक्रय रिपोर्ट क्या, देखिएगा विक्रय रिपोर्ट क्या होती है से आप क्या समझते हैं? सेल्स रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, विक्रय रिपोर्ट यानी जो हम सामान बेचते हैं ना, उसकी जो हम लोग लिखते हैं कि भाई कितना सामान बिका, कब बिका, क्या बिका। विक्रय रिपोर्ट वह दस्तावेज होता है, यानी विक्रय रिपोर्ट एक प्रकार का दस्तावेज है, एक प्रकार का लेखा जोखा करते हैं, जिसमें एक निश्चित अवधि के दौरान बेची गई संबंधित वस्तु की सूचना करते हैं। जैसे भाई मान लो कि मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है, तो भाई मान लीजिए कि मेरी एसी की दुकान है, तो भाई मैंने साल भर में कितने एसी बेची है,
कितना मेरे को प्रॉफिट हो गया है, कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हम डायरी वारी में जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट। विक्रय रिपोर्ट का मतलब आप जो सामान बेच रहे हो, कितना सामान बिक गया, कितना बचा हुआ है, हम डेली इसको मेंटेन करते हैं ना, ताकि भाई आगे भी सामान मंगवाना रहता ना, इसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट। देखो जो दुकानदार होते हैं वो हर लिखते हैं कितना सामान बिका है, कितना सामान बचा हुआ है और कितना आगे हमको मंगवाना है। इसको जो डायरी होती, जो लेखा जोखा करते हैं, यही विक्रय रिपोर्ट होती है। यानी जैसे मान लो आप सामान की मात्रा लिख रहे हो, कितना सामान बिक गया, कितना बचा है, और सामान लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, ग्राहकों को पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा है, भाई आपने जो सामान बेचा उससे आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ, यही जो हम लोग लेखा जोखा करते हैं अपनी डायरी वारी में, कॉपी पेन में जो लिखते हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट। एक दुकानदार जो लिखता है। विक्रय रिपोर्ट क्या है? विक्रय रिपोर्ट वह विवरण है, वह लेखा जोखा होता है जिसके माध्यम से कंपनी यह जानना चाहती कि कितनी बिक्री हुई है। जैसे भाई मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी है कोई भी, जैसे एशियन पेंट कंपनी आप लोग जानते हो ना, तो मान लो एशियन पेंट कंपनी है भाई, उन्होंने बहुत सारे डीलर हैं, बहुत सारे उनके डीलर हैं, उनके माने दुकानदार हैं, तो अपने दुकानदारों से वो समय समय पर जानकारी लेती है कि भाई हमारा पेंट कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, कौन सा ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। इसलिए दुकानदार जो होते हैं वो लिखते रहते हैं कि भाई एशियन पेंट जो है भाई कौन सा पेंट ज्यादा बिक रहा है, प्राइमर बिक रहा है कि पेंट बिक रहा है। ठीक है, लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, दुकानदार इसको लिखता है और कंपनी को भी अपनी रिपोर्ट देता है कि भाई कौन सा सामान बिक रहा है, ग्राहक क्या शिकायत लेकर के आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट। विक्रय रिपोर्ट में हम सामान कितना बिका है, कितना पैसा मिला है, कितना सामान बचा हुआ है, इसको जो लेखा जोखा होता वही तो विक्रय रिपोर्ट है। जैसे भाई मान लीजिए कि मैं एक दुकानदार हूं, मैंने दुकान खोल ली, ठीक है, तो मैं डेली कितना सामान बिका, कितना नहीं बिका, कितना बचा है, इसका जो लिखता उगता हूं, और जो बिका है उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, यही जो डायरी में लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट। विक्रय रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है भाई? विक्रय रिपोर्ट के सेल्स रिपोर्ट में हम लोग करते क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है बिक्री के प्रति मूल्यांकन करना। भाई कितना सामान बिका है, कितना नहीं बिका, इसको जानने के लिए विक्रय रिपोर्ट लिखी जाती है। आपको जो मैनेजमेंट करना है, निर्णय लेना, भाई जैसे जो सामान बिक गया और भी सामान मंगवाना है, तो आपको मैनेजमेंट करना, भविष्य के लिए रणनीति बनाने के लिए विक्रय रिपोर्ट बनाई जाती है। बिक्री कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही, भाई कौन सा सामान बिक रहा, कौन सा सामान नहीं बिक, जो सामान भाई मेरे ज्यादा बिक रहा है उसको मंगवाना पड़ेगा, जो कम बिक रहा है उसको नहीं मंगवाना है। ठीक है, इसलिए विक्रय रिपोर्ट बनाते हैं। विक्रेता, जैसे भाई जो विक्रेता होता है, बेचने वाले होते हैं, वो अपना डेली रिपोर्ट करते हैं भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं आज मुझे 500 का प्रॉफिट हुआ, कल 600 हुआ, ताकि प्रॉफिट बढ़ाए ना, इसलिए विक्रय रिपोर्ट लिखते हैं ना भाई, कितने की खरीद थी और कितना मुझे फायदा हुआ, ये सब डायरी में लिखते हैं ना, यही विक्रय रिपोर्ट है। भविष्य की योजना बनाने के लिए भाई आगे हमें कितना सामान मंगवाना है, कितना नहीं मंगवाना है, कितने मंगवाना है, दुकान में कौन सा सामान आएगा, कौन सा सामान नहीं आएगा, इसके लिए विक्रय रिपोर्ट ना, डेली जो सामान बिक रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं, उसी का लेखा जोखा करने के लिए विक्रय रिपोर्ट होती है। कस्टमर क्या समस्या लेकर के आ रहा है, ये भी विक्रय रिपोर्ट में लिखते हैं। जैसे भाई मान लीजिए एसी हम बेच रहे हैं, तो एसी में कौन सा एसी बिक रहा है, 30 टन का, 2 टन का बिक रहा है, 1.5 टन का बिक रहा है, 2.5 टन का बिक रहा है, 1 टन का बिक रहा है, कौन सा एसी बिक रहा है, इसको लिखेंगे। अगर बिक रहा है तो कौन सी एसी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किसी में तो ऐसा नहीं, कूलिंग नहीं कर रही, एसी खराब हो जा रहा, उसको भी विक्रय रिपोर्ट में लिखते हैं। ठीक है भाई, मान लो एसी बेच रहे हैं, एसी के हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, हानि कितनी और लाभ कितना हो रहा है एसी बेच करके, तो ये सारी चीजें हम किस में लिखते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट में लिखते हैं। पूरा लेखा जोखा, क्या बिका, क्या नहीं बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, इसी को जो डायरी में दुकानदार लिखता, कोई भी दुकानदार लिखता है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय रिपोर्ट। और हर दुकानदार लिखता ताकि पता रहे ना क्या सामान बिका, क्या नहीं बिका, क्या लाना है, क्या नहीं ले जाना है, यही विक्रय रिपोर्ट होती है। एक अच्छी विक्रय रिपोर्ट में क्या होता है भाई, अगर आपको अच्छी विक्रय रिपोर्ट बनानी, सबसे पहले आपको क्या है, आसान भाषा में विक्रय रिपोर्ट लिखनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ। विक्रय रिपोर्ट में आपको आंकड़े, जो तथ्य होते, बिल्कुल सही सही लिखना चाहिए। सामान 10 बिका है, लिख दिया 15, ऐसा नहीं करना है। यानी अच्छी विक्रय रिपोर्ट क्या है, जिसमें आसान भाषा में सभी चीजें लिखी गई, पढ़ने में आती हैं, अच्छी विक्रय रिपोर्ट है। दूसरा, जिस विक्रय रिपोर्ट में यानी जो आप लिख रहे हो वो सही लिखाना चाहिए, गलत ना लिखिए।
प्रॉफिट 500 का हुआ है, लिख 400 रहा है, तो विक्रय रिपोर्ट अच्छी नहीं है। तो आपको सही जानकारी विक्रय रिपोर्ट में लिखनी चाहिए। समयबद्धता, आपको डेली विक्रय रिपोर्ट को लिखना चाहिए, नहीं कि 4-4 दिन लिखते नहीं, भूल जाते हो और याद याद करके लिख रहे हो, सामान छूट जा रहा। तो अच्छी विक्रय रिपोर्ट वही जो डेली आप लिखते हो। आंकड़े और तथ्य, भाई विक्रय रिपोर्ट अच्छी से लिखो, उसमें डाटा बनाइए, उसमें चार्ट बनाइए, अच्छे से उसको लिखे ताकि समझ में आए। विक्रय रिपोर्ट को आपको डेली लिखना है ताकि उससे आप फायदा ले सकें। और विक्रय रिपोर्ट में तुलना करो, होते नहीं दुकानदार कंपैरिजन करते हैं, भाई पिछले महीने में ज्यादा बिक्री हुई थी, इस महीने में बिक्री नहीं हुई है या त्योहार का मौसम था इसमें ज्यादा बिक्री हुई, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो ना, भाई ठंडी में हमारा सामान ज्यादा बिकेगा कि गर्मी में ज्यादा बिकेगा। तो विक्रय रिपोर्ट इसलिए आप इंपॉर्टेंट होते। विक्रय रिपोर्ट को कई बार आपको शॉर्ट में भी लिखना चाहिए, बहुत डिटेल में विक्रय रिपोर्ट लिखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो शॉर्ट में लिखिए। निष्कर्ष भी लिखिए कि भाई आपको कौन सा सामान मंगाना चाहिए, कौन सा सामान नहीं मंगाना चाहिए। विक्रय रिपोर्ट में जो हमारा कस्टमर है, जो जिसको सामान बेचा है, वो क्या जानकारी, सामान अच्छा है, सामान खराब है, कैसा कि कैसा नहीं, ये भी आपको विक्रय रिपोर्ट में लिखना चाहिए। विक्रय रिपोर्ट लिखने से आपको सारी जानकारी, दुकान में क्या आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कितना बिक रहा, कितना नहीं बिक रहा है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा, कितना घाटा हो रहा है, ये सारी जानकारी के लिए भाई आप डेली अपनी डायरी लिखिए, कितना सामान बिक रहा, कितना नहीं सामान बिक रहा। इसी को विक्रय रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग तो हमें सेल्स रिपोर्ट, यही विक्रय रिपोर्ट है। विक्रय रिपोर्ट किसी भी कोई भी व्यवसायी है, कोई भी व्यापारी है, कोई भी सेल्स दुकानदार है, उसको विक्रय रिपोर्ट दस्तावेज जरूर बनाना चाहिए, ताकि क्या सामान बिका, क्या सामान नहीं बिका, उसकी सारी जानकारियां उसमें रहती हैं। कौन सा सामान अच्छा, कौन सा सामान खराब है, क्या मंगवाना, क्या नहीं मंगवाना है, इन सब की सारी जानकारी विक्रय रिपोर्ट में होती है। और हमें अच्छी विक्रय रिपोर्ट बनानी चाहिए जो स्पष्ट हो, सरल भाषा में हो, समझ में आए, उसमें सारे आंकड़े नंबर सही होने चाहिए। ठीक है, डेली विक्रय रिपोर्ट लिखनी चाहिए, डेली जानकारी लिखनी चाहिए। विक्रय रिपोर्ट लिखने से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना हानि हो रही है, ये सारी जानकारी आपको अच्छे से मिलेंगे। इसलिए अच्छी विक्रय रिपोर्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विक्रय रिपोर्ट यानी कितना सामान बिका, कितना नहीं बिका, क्या करना, क्या नहीं बिका, कितना फायदा हो रहा है, आज कितना प्रॉफिट हुआ है, इस महीने कितना लाभ हुआ है, साल भर में हमारा टर्नओवर कितना है, साल भर में कितना हम लोग कमा ले रहे हैं, इसी को विक्रय रिपोर्ट में लिखा जाता है। यही विक्रय रिपोर्ट होती है। और विक्रय रिपोर्ट यानी सेल्स रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो हमारा भाई मेरे क्वेश्चन करेगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन आएगा, विक्रय बल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी विक्रय बल प्रबंधन क्या है, ठीक है, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल फोर्स मैनेजमेंट, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है विक्रय बल प्रबंधन। देखिएगा, विक्रय बल प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंपनी अपने जो सेल्समैन होते हैं, ठीक है, जो सेल्स टीम होती है, उनकी भर्ती, योजना, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आदि का जो मूल्यांकन करती है, उसी को बोलते हैं विक्रय बल प्रबंधन। जैसे भाई मान लीजिए कि जो कंपनी है, जो उसके सेल्समैन है, उनको उनकी कैसे भर्ती करना, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, उनको कैसे चलाना है, यानी सेल्स जो टीम होती है, उनको उनकी भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, उनकी योजना, इसी को बोलते हैं भाई मेरे विक्रय बल प्रबंधन। विक्रय बल प्रबंधन क्या है, विक्रय बल प्रबंधन वह व्यवस्था है, यानी विक्रय बल प्रबंधन एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, जिसमें जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन को कैसे नौकरी पर रखना है, सेल्समैन को कैसे ट्रेनिंग देना है, सेल्समैन के लिए क्या टारगेट होंगे, सेल्समैन को क्या करना है, सेल्समैन किसको रिपोर्टिंग करेगा, सेल्समैन अच्छा काम कर रहा कि नहीं काम कर रहा है, इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय बल प्रबंधन बोलते हैं। भाई जो हमारा सेल्समैन है, सेल्समैन को कैसे पर काम पर रखना है, उनकी नौकरी उनको काम पर कैसे रखना है, उनकी योग्यता क्या होगी, सेल्समैन को ट्रेनिंग कैसे देना है। जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनी तो सेल्समैन रखती ना, तो भाई अगर आपको सेल्समैन रखना है तो सेल्समैन किसको रखोगे, उसको उसकी भर्ती कैसे करोगे, उसको ट्रेनिंग कैसे दोगे, उसको काम कैसे बताओगे, सेल्समैन आपका रिपोर्ट कहां करेगा, कैसे कैसे आपको सब जो सिखाते हैं, और सेल्समैन आपका अच्छा काम कर रहा कि नहीं काम कर रहा है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, विक्रय बल प्रबंधन कहा जाता है। विक्रय बल प्रबंधन आपको सुनिश्चित करता है कि जो सेल्स टीम है, यानी आपको जो सेल की टीम है, जो आपका सामान प्रोडक्ट बेच रही, सेल्स जो सेल की टीम होती है, उसको स्किल सिखाना, ताकि वह कंपनी के प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बेच सके। इसलिए विक्रय बल प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी, यानी आपकी सेल्स टीम जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है,
तो भाई विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया के कौन कौन, पहला भाई विक्रय योजना और उद्देश्य का निर्माण करना। देखो भाई अगर कोई कंपनी है तो सबसे पहले कंपनी अपने प्रोडक्ट कितने में बेचना है इसको डिसाइड करेगी। जैसे मान लो कोई कंपनी है तो उसको अपने सामान को कितने में बेचना है। जैसे 10,000 यूनिट बिक्री है, 20% मार्केट है। मोबाइल कंपनी अगले 6 महीने में 50,000 मोबाइल, कोई भी कंपनी जो होती सबसे पहले भाई टारगेट बनाती है। जैसे एक कंपनी, जैसे मान लो सैमसंग एक कंपनी है तो उसने टारगेट बना लिया भाई मेरे 6 महीने में 50,000 मोबाइल बेचना है। तो विक्रय बल प्रबंधन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि हमें एक महीने में कितना सामान बेचना है, कितना हमें। जैसे मोबाइल की कंपनी सैमसंग है, भाई सैमसंग क्या करेगी, सबसे पहले उसने टारगेट रखिया कि 6 महीने में 50,000 मोबाइल बेचना है। तो भाई 50,000 मोबाइल बेचने के लिए आपको सेल्समैन रखने पड़ेंगे जो बेचेंगे उसको। तो सेल्समैन की अब क्या करोगे, सेल्समैन की भर्ती करनी पड़ेगी। विक्रय बल प्रबंधन सबसे पहले भर्ती करो, सिलेक्शन करो, सेल्समैन की योग्यता डिसाइड करनी पड़ेगी। किसको किसको सेल्समैन रखोगे, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसमें क्या स्किल होनी चाहिए, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, उसको क्या अनुभव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो सेल्समैन रखने के लिए कई बार इंटरव्यू लेती है, कई बार सेल्समैन की लिखित परीक्षा भी हो सकती है। सेल्स कर्मियों का सिलेक्शन करेंगे विक्रय बल पर सबसे पहले। दूसरा, सेल्समैन का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। भाई मान लो अपने सेल्समैन को नौकरी पर रख लिया, अब सेल्समैन को क्या करना, ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग। सेल्समैन को सामान के बारे में ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उत्पाद क्या, प्रोडक्ट क्या, उसकी जानकारी देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, आपको कैसे बातचीत करना है, आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना। सेल्समैन को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कार की कंपनी अपने सेल्समैन को कई बार टेस्ट ड्राइव कार को चला करके भी बताती है कि आपको कार चला के दिखाती है कि कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, उसको स्टार्ट करके बताती है। इस प्रकार के ट्रेनिंग दी जाती है ना। सेल्समैन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले सेल्समैन को भर्ती किया जो भाई हमारा सामान बेचेगा, कंपनी में बहुत सारे सेल्समैन ने भर्ती किए, फिर उसको सेल्समैन को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं, फिर सेल्समैन को अलग अलग इलाके बांट देते ना। भाई सेल्समैन को बता देते कि आपको इस इलाके में जाकर के सामान बेचना है, आपको इस इलाके में जाकर के बेचना है, आपको यहां बेचना है। जैसे मान लो कि भाई एक सैमसंग मोबाइल है तो उसने सेल्समैन भर्ती किए, फिर बता दे कि आपको दिल्ली में बेचना, आपको मुंबई में बेचना, आपको अलग अलग इलाके बांट देगी। सेल्समैन के किस बाजार में सेल्समैन को ग्राहक कैसे खोज रहे हैं, जैसे मान लो एक कंपनी सेल्समैन के लिए जैसे लखनऊ जोन बना देगी, कानपुर जोन बना देगी, दिल्ली जोन बना देगी, तो अलग अलग सेल्समैन अलग अलग इलाकों में जाकर के अपना सामान बेचते हैं। तो खास तौर से हम लोग यह भी करते हैं, इसको भी करने का काम पड़ता विक्रय बल प्रबंधन में। तीसरा क्या करते, टारगेट देते हैं। भाई सेल्समैन को हम टारगेट भी देते कि एक महीने में कितना बेचना है। प्रत्येक सेल्समैन को हम महीना और साल का टारगेट देते हैं। देखोगे ना, जैसे हमने सेल्समैन को दे दिया कि हर महीने 500 मोबाइल बेचना है, तो भाई हर सेल्समैन को एक महीने में 500 मोबाइल बेचने का टारगेट देते हैं। देखोगे ना कि बहुत ज्यादा टारगेट मिलता है। अगला क्या करते हैं, सेल्समैन को समय समय पर हम मोटिवेट करते हैं। जैसे मान लो सेल्समैन ने अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव दे दिया। देखो अब अगर आप लोग कोई नौकरी करते हो, कोई सेल का काम करते हो, सेल में क्या होता है कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको कमीशन मिल जाएगा, आपको बोनस मिल जाएगा। कई बार हम लोग सेल्समैन को पुरस्कार भी देते हैं। भाई हम ये सेल्समैन थे, 500 मोबाइल बेचने को बोला था, 500 मोबाइल बेच दिया, इसके उपलक्ष्य में हम इनको, भाई मान लीजिए हमको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, मान लो इनको एक कोई सामान ला करके दे दिया। तो सेल्समैन को समय समय पर मोटिवेट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्समैन का प्रदर्शन क्या है ये भी लिखना बहुत। भाई कोई भी कंपनी जो सेल्समैन होता है उनको देखती भी रहती है वो सामान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग, उनका फीडबैक, और उनकी समय समय पर मीटिंग भी होती रहती है। भाई सेल्समैन की कंपनियां लेती भी रहती हैं, सेल्समैन को कंट्रोल करती है, डेली उनका पूछती है कि कितना बेचा कितना नहीं बेचा, कि कस्टमर कैसे हैं, उनके साथ कैसे बातचीत किया, पूरी उनकी रिपोर्ट लेती हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन, सेल्समैन जो होता है भाई उसको देखते भी कि उस महीने, एक महीने में वो कितना सामान बेच रहा, कितना नहीं बेच रहा है, कितना सामान बिका कितना नहीं बिका, ग्राहकों की कौन कौन सी शिकायतें आई। साल के अंत में अगर आप देखोगे सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन का पुरस्कार मिलता है, या महीने में मासिक सेल्समैन का पुरस्कार मिलता है। तो इस प्रकार के भी उनको पुरस्कार दे करके उनका उत्साहवर्धन भी करने का काम करती है भाई मेरी जो कंपनी होती है। समझ गए भाई, वो उत्साहवर्धन तो करना पड़ेगा ना विक्रय बल प्रबंधन में। जो सेल्समैन के लिए सुधारात्मक, जिसे भाई सेल्समैन आपका काम नहीं कर पा रहा हो तो उसको दोबारा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। कई बार हो सकता है सेल्समैन को, जैसे मान लो हमारा एक सेल्समैन है भाई, उसका घर
मान लो पंजाब में है और सेल्समैन को हमने दिल्ली में लगा रखा है, तो कई बार होगा कि अगर हम उसको पंजाब भेज देंगे तो हो सकता है थोड़ा खुश हो जाए, अच्छे से सामान वामान को बेचे। कई बार होता है सेल्समैन का आप हस्तांतरण कर दो, जगह बदल दो, तो सेल्समैन अच्छा काम करने लग जाए। हो सकता है सेल्समैन की थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो, अच्छा काम कर। कई बार थोड़ा बहुत चेंज भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेल्समैन जैसा चाहता वैसे करोगे तो सेल्समैन भाई हमारे सामान को बहुत ज्यादा बेचेगा। तो विक्रय बल प्रबंधन का मतलब कोई भी जो कंपनी होती है वो अपने सामान बेचने के लिए जो सेल्समैन रखती है उसी को बोलते हैं भाई विक्रय बल प्रबंधन। उसकी जो टीम होती है, सेल टीम की बात करते हैं। विक्रय बल प्रबंधन में सेल्समैन की भर्ती करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको काम सिखाना, उनकी जगह बताना कहां जाकर के बेचना है, समय समय पर सेल्स टीम की जानकारी लेना, ठीक है, यही होता भाई मेरे विक्रय बल प्रबंधन। और विक्रय बल प्रबंधन जो होता खास तौर से जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है अपने सेल्समैन की भर्ती करती हैं ताकि उनके सामान को लोग जाकर के अच्छे से बेच सकें, अच्छे से सेल कर सकें। यह होता भाई मेरे विक्रय बल प्रबंधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको एग्जाम में, विक्रय बल प्रबंधन ये आपको देखने को मिल सकता है। और क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में आने की इसकी संभावना भी रहेगी और इसको करके जाना ही जाना है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भाई मेरे, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा, रचनात्मक विक्रय कला एवं सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्य बताइए। ये रचनात्मक विक्रय कला क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। रचनात्मक यानी क्रिएटिव, क्या है रचनात्मक मतलब क्रिएटिव। तो क्रिएटिव सेल्समैन क्या है, क्रिएटिव कह सकते हो कि पर्सनल सेलिंग क्या है। तो रचनात्मक यानी क्रिएटिव होता है, ठीक है जी। तो रचनात्मक विक्रय कला और सेल्समैन के काम बताओ और सेल्समैन के कर्तव्य बताइए, एक क्रिएटिव नेचर में रचनात्मक विक्रय कला में। तो देखिएगा, रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं, तो रचना यानी क्रिएटिव सेल्समैनशिप क्या है ये पूछ रहा है। देखो, रचनात्मक विक्रय कला का मतलब होता है कि जिसमें सेल्समैन केवल सामान को बेचता नहीं। रचनात्मक विक्रय कला होती जिसमें सेल्समैन कह सकते सिर्फ सामान को बेचता नहीं है बल्कि वह ग्राहकों की जरूरतों को समझ करके, ग्राहकों की समस्या का समाधान करके बहुत क्रिएटिव तरीके से अपने सामान को ग्राहकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है और बहुत क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिवनेस के साथ कह सकते अपने सामान को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्राहकों को समझ रहा है, कस्टमर को समझ रहा है। और कह सकते क्रिएटिव सेल्समैन जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़िया से बता रहा है, उसके लाभ बता रहा है, उसके हानि बता रहा है, उसका यूज बता रहा है और ग्राहक पूरा उससे आकर्षित होकर के सामान को खरीद ले रहा है। यह होता भाई मेरे क्रिएटिव सेल्समैन। जो क्रिएटिव सेल्समैन होता है कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, हाई है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को बता रहा है, बहुत क्रिएटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे रचनात्मक विक्रय कला, क्रिएटिव सेल्समैन है। देखो, रचनात्मक विक्रय कला को जैसे हम लोग बात करें, रचनात्मक विक्रय कला वह कौशल है जिसके माध्यम से जो सेल्समैन है, जो बेचने वाला जो दुकानदार है, वो अपनी प्रतिभा के जरिए, अपनी बातचीत के टैलेंट के जरिए और अपने रिप्रेजेंट और अपने ग्राहक से इतना अच्छा रिलेशन बनाता है कि वो अपने सामान को बेच रहा है। यही है भाई रचनात्मक विक्रय कला। यानी आप क्रिएटिव दुकानदार बनिए, क्रिएटिव सेल्समैन बनिए। क्रिएटिव दुकानदार होगा तो भाई अपनी क्रिएटिविटी के साथ बोलने की कला बहुत बढ़िया है, लोगों से, कस्टमरों से मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है, कस्टमर को अपना भगवान बना लिया है। इस प्रकार के अगर आप में गुण हैं कि कस्टमर की तुरंत सहायता करता है, कस्टमर की तुरंत जो प्रॉब्लम को समाधान कर देता है, इस प्रकार का अगर आप दुकानदार बन गए, सेल्समैन बन गए, यही भाई मेरे क्रिएटिव, यही होता भाई मेरे क्रिएटिव सेल्समैन, यही है ना। रचनात्मक विक्रय कला में की क्या भाई, क्रिएटिव सेल्समैन बनने में के लिए क्या क्या आप में होना चाहिए। सबसे पहले ग्राहकों की जरूरत को समझने वाला इंसान होना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव दुकानदार बनना चाहते हैं, क्रिएटिव सेल्समैन बनना चाहते हैं, सबसे पहले भाई कस्टमर की जरूरत को समझो। दूसरा, कस्टमर को क्या पसंद है इसको समझो, कस्टमर से अच्छे से बातचीत करो, कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट जो बेच रहे हो उसको अच्छे से उसको दिखाओ, ठीक है, उसके लाभ बताओ, उसको हानि बताओ, कस्टमर का कितना बजट है उसको देख करके चीजों को बताइए। कस्टमर से अच्छी अगर आप डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी दुकानदार जो अपने कस्टमर से बहुत अच्छी डीलिंग करता है, बहुत अच्छे से बातचीत करता है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो भाई इसका मतलब आप क्रिएटिव
दुकानदार बन गए, यानी रचनात्मक दुकानदार हैं। आपने क्रिएटिव, आपने भाई आप अपने बातचीत, कई बार होता है ना, हम किसी दुकान पर गए, हम सामान नहीं खरीदना था, लेकिन दुकानदार ने भैया इतना मीठा बोला, इतना बढ़िया से बात करा कि लोग सामान खरीद लेते हैं। यही तो है क्रिएटिव विक्रय कला। यही क्रिएटिविटी के साथ आप में, जब आप क्रिएटिविटी, आपके अंदर टैलेंट है भैया, क्रिएटिव इंसान है, तो आपका भैया कुछ भी बिक जाएगा। जो आदमी सामान खरीदने नहीं आया था, जैसे कई बार होता है कि जैसे भाई मान लो कि कोई सामान खरीदने गया था, हम लोग कोई साथ चला जाता है। जैसे मैं मोबाइल खरीदने गया हूं, तो मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ चला गया, तो दुकानदार जो है इतना बढ़िया था, इतना अच्छा था, इतना बेहतर सामान बता रहा था, इतने अच्छे से बातचीत कर रहा था कि भैया जो मेरे साथ गया था उसको सामान नहीं लेना था, उसने भी खरीद लिया। यही है भाई मेरे क्रिएटिव दुकानदार, यही है क्रिएटिव सेल्समैन, यही है ना जो बिकने के बाद भी अपने कस्टमर से संपर्क बनाए हुए है। ग्राहक से संपर्क बनाए रखना, ताकि हम, कई बार होता ना कि अपना सामान बेच देते हैं, हम कहते हैं कि कोई जरूरत है तो और बताइए, कभी जरूरत पड़ेगी तो हमको जरूर बताना। जैसे मान लो क्रिएटिव दुकानदार हो कि कस्टमर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत सोल्यूशन कर रहा है, तो हो सकता है वो आदमी भाई 4 आदमी को और बताएगा ना। यही तो है क्रिएटिव दुकानदार, समझ रहे हो? यही तो क्रिएटिव सेल्समैन है, यही इसको बोलते हैं रचनात्मक विक्रय कला। जैसे एग्जांपल बताऊं, यदि किसी ग्राहक को मोबाइल चाहिए और वह कैमरा क्वालिटी चाहता है, तो सेल्समैन कैमरे ऐसे मोबाइल दिखा रहा है जिसमें कैमरा, स्टोरेज है, फीचर बहुत ज्यादा है। इससे ग्राहक भाई बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएगा, और इसका मतलब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं और आपको खरीद लेगा। जैसे ग्राहक जो चाहता है, जो खरीदने वाला इंसान है जो चाहता है, वो कैमरा क्वालिटी चाहता है, तो भाई उसको अगर आप कैमरा क्वालिटी वाले मोबाइल दिखाओगे और बहुत अच्छे से बताओगे कि कैमरा इसका बहुत अच्छा है, उसको डेमो में दे करके दिखाओगे, तो भाई मेरे वो आपका मोबाइल जरूर खरीदेगा ही खरीदेगा। समझ गए? यही तो भाई क्रिएटिव दुकानदार, यही तो क्रिएटिव सेल्समैन, यही तो है रचनात्मक विक्रय कला। समझ गए? क्योंकि भाई मेरे, जैसे मान लो एक बार, जैसे मेरे को मोबाइल लेना है, तो भाई मेरे को मान लो फोटो खींचनी है, भाई मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए, तो जब मैं दुकान पर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि मुझे एक मोबाइल दिखाइए। जैसे मान लो मेरा बजट है भाई 15,000 है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे 15,000 में एक मोबाइल दिखा दो जिसमें फोटो भाई मेरे बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे फोटो खींचनी रहती, बाकी फोटो का काम मैं करता हूं, फोटो खींचना मेरे को, या मेरे को वीडियो बनानी है, तो ऐसा कोई 15,000 के बजट में बढ़िया मोबाइल दिखाओ। तो दुकानदार जो है वो 15,000 के बजट में ऐसे फोन हमारे सामने लेकर के आ रहा भाई मेरे, जो जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया 15,000 के रेंज में बढ़िया है, वो हमारे सामने रखेगा। यही है क्रिएटिव दुकानदार, जो ग्राहकों की जरूरत को अच्छी से तरीके से समझ रहा है, और उसी ग्राहक जो चाहता है उसी प्रकार से वो सामान को रिप्रेजेंट करा, उसी रेंज में ला रहा है, और जो मैं चाहता हूं वही लेकर भी आ रहा। ये होता भाई मेरे क्रिएटिव दुकानदार, यही है क्रिएटिव, उसी में वही तो क्रिएटिविटी है, यही तो क्रिएटिव सेल्समैन है। ठीक है? सेल्समैन का काम क्या है भाई? सेल्समैन का पहला काम है कि ग्राहकों को आकर्षित करना। भाई ग्राहक से अच्छी बातचीत करो ताकि आपका ग्राहक जो आपसे आकर्षित हो जाए। दुकान में आने के बाद ग्राहक का स्वागत करो भाई। आपकी दुकान में अगर कोई ग्राहक आता तो उसको हेलो सर आपको क्या चाहिए, इस प्रकार से आपको बातचीत होनी चाहिए, तभी तो आप क्रिएटिव दुकानदार हैं। उससे बातचीत करो। जैसे आपकी दुकान में अगर कोई सामान खरीदना तो भाई उससे पूछ भी लो, बैठिए चाय वाय पीना है कि नहीं, पूछना चाहिए। तो भाई जो आदमी नहीं खरीदना चाहता होगा वो भी आपका सामान खरीदेगा। अगर आप अच्छे दुकानदार हैं और आप कोई, जैसे आप मोबाइल बेचते हैं, आपके यहाँ कोई मोबाइल खरीदने आया है, तो हो सकता है भाई मेरे कि आप उससे चाय पानी पूछोगे। हो सकता है कि 10 आदमी आए, मान लो एक दिन में 10 आदमी आए आपकी दुकान पर, आपने सबको चाय पानी पूछी है। हो सकता है 2 लोगों ने मोबाइल ना भी खरीदा हो, आपने उनको चाय पानी पिलाया है, तो उनको जब भी मोबाइल खरीदना हो आपकी दुकान पर ही आएंगे। यही तो क्रिएटिव दुकानदार है, यही तो क्रिएटिव सेल्समैन है। ये मत सोचो कि भाई 10 रुपए की चाय पी करके चला गया, मोबाइल भी नहीं लिया। ऐसी सोच रखोगे तो पिछड़ी हुई सोच है, तो आप कुछ नहीं बेच पाओगे। आप क्रिएटिव दुकानदार नहीं है, आप तो पिछड़ी सोच के दुकानदार कहलाओगे। तो क्रिएटिव दुकानदार वही है, या कह सकते क्रिएटिव सेल्समैन वही है जो दुकान में ग्राहक आया उससे बातचीत किया, उससे चाय पानी पूछ रहा है, उसका हाय हेलो कर रहा है। यही तो क्रिएटिव दुकानदार है, यही क्रिएटिव सेल्समैन है। समझ गए? दूसरा, उत्पाद का परिचय देना। भाई आप क्रिएटिव दुकानदार कब? जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सभी चीजें बता दो, इसका क्या हानि है क्या लाभ है, इसमें खराबी तक बता दो कि भाई ये चीज इसमें थोड़ा डाउन रहेगी, ऐसा रहेगा आपको। जैसे कई बार होता है ना, जैसे हम मोबाइल खरीदने गए, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे कैमरा बहुत बढ़िया चाहिए,
मेरा भाई बजट 10,000 का, वो बोलेगा एक काम करिए आप 2,000 और लगा दो, 12,000 में एक बढ़िया रेंज का मोबाइल है, उसमें कैमरा आपको बढ़िया मिल जाएगा। यही है क्रिएटिव दुकानदार, जो कस्टमर को बता रहा है कि भाई मेरे 2-4 हजार लगाने से बढ़िया मिल जाएगा। यही है क्रिएटिव दुकानदार, समझे, ये क्रिएटिविटी है। नहीं तो 10,000 में पकड़ा देगा आपको कोई ऐसा मोबाइल। तो क्रिएटिव दुकानदार वही है जो ग्राहकों की बात को सुनता है। जैसे बोला ना कि भाई मैंने बोला कि मुझे 10,000 के रेंज में मोबाइल दिखाओ, ठीक है, और मुझे कैमरा चाहिए, तो बताएगा कि भाई 10,000 की रेंज में जो मोबाइल आ रहे हैं उनमें कैमरा थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, आप 2,000 और लगा दो, 12,000 वाले में मेरे पास एक बढ़िया मोबाइल है, उसका कैमरा बढ़िया। ऐसा अगर दुकानदार है, यही क्रिएटिव दुकानदार है, जिसने चाय पानी पूछी है, ठीक है, जिसने हाय हेलो किया है, और जो हर एक बात को बढ़िया से आपको समझा रहा है, यही क्रिएटिव दुकानदार है, यही क्रिएटिव सेल्समैन है, समझ गए। अगला, ग्राहकों की आवश्यकता का विश्लेषण करना। भाई क्रिएटिव दुकानदार वही जो ग्राहक से सबसे पहले उसका बजट पूछता है, आपको मोबाइल में क्या चाहिए। कई बार होता है जैसे मोबाइल खरीदने गए, सबसे पहले पूछा भाई आपका बजट कितना है, आपने बताया मेरा बजट जो है भाई 15,000 तक का है। बोला कि आप में मोबाइल में चाहिए, चाहते क्या हो, तो आप बताओगे ना कि मुझे कैमरा चाहिए या मुझे बैटरी चाहिए, मुझे मेरी बैटरी अच्छी चलनी चाहिए, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल एक बार चार्ज करूं मेरा 2-3 दिन मेरा काम चल जाए, क्योंकि मैं कहीं आता जाता रहे तो मोबाइल कई बार चार्ज नहीं हो पाता, तो मुझे बैटरी चाहिए। तो ग्राहकों की जरूरत को पहले जानो, तो भाई तो बैटरी जिसमें मोबाइल में बैटरी बैकअप ज्यादा रही हो उस प्रकार के मोबाइल दिखा देगा। तो कहने का मतलब ग्राहकों से बातचीत करिए और उसको क्या चाहिए उसी चीज उसी टाइप का सामान दिखा रहे हो, समझो पहले, और उसी टाइप का सामान दिखाओगे तो आप भैया क्रिएटिव दुकानदार कहलाओगे। अगला क्या है, ग्राहकों को खरीदने के निर्णय में, जैसे कस्टमर कई बार होता है ना, किसी दुकान पर जाओगे ना तो जो दुकानदार होता है आपकी मदद करता है कि इसको ये सही होगा या सही होगा, जिसे वो बताया, जिसे मैंने आपको बताया ना, जिसे बताएगा, जैसे मान ली कि मैंने बोला 10,000 में मोबाइल चाहिए, कैमरा बढ़िया चाहिए, वो बताएगा देखो 10,000 में जो है ना इसमें कैमरा थोड़ा कम ठीक आ रहे हैं, काम करिए आप ये 12,000 वाला ले लीजिए या 14,000 वाले, इसमें कैमरा बढ़िया आ रहा है, आपको सिर्फ 2-4 हजार लगेगा, लेकिन आप 2-3 साल आपका बढ़िया मोबाइल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अगर दुकानदार बात कर रहा है, क्या है, यही क्रिएटिव दुकानदार है भाई, जो ग्राहकों को सामान खरीदने में मदद कर रहा है, उसको समझा रहा है, समझे, यही क्रिएटिव दुकानदार है। ऐसा दुकानदार, ये तो दुकानदार पिछड़ा हुआ दुकानदार कहलाएगा। भाई 10,000 का मोबाइल आपने दे दिया और उसको मदद नहीं करो, जैसे वो बोला खुद, कई बार होता है ना ग्राहक दुकान पर आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, खुद कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं इसको ले लें का, बोलेगा नहीं इसको ले लो, नहीं ये ठीक नहीं इसको ले लो, ऐसे बोलते रहते दुकान पर देखिए आते हैं। लेकिन दुकानदार जो है, जो सेल्समैन है, वो ग्राहकों की जरूरत को समझ करके 2-4 हजार ज्यादा लगाने से बढ़िया मिल जाएगा, 2-4 हजार कम लगाने से क्या हो जाएगा, इसको अगर समझा रहा है ये भैया क्रिएटिव दुकानदार है। दूसरा, बिक्री पूर्ण करना, ग्राहकों को खरीदते हुए प्रेरित करना। भाई ग्राहक को हमेशा आपको मोटिवेट करना कि वो सामान खरीदे, ले, ठीक है, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ एक क्रिएटिव दुकानदार कहलाओगे कि अगर आप ग्राहकों को सामान इतना अच्छा से बताया कि भाई उसे खरीदने के उसने खरीद लिया, तो आप क्रिएटिव दुकानदार हैं। बिक्री के बाद सेवा, भाई क्रिएटिव दुकानदार वही जिसने सामान बेच दिया है और सामान बिकने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो आप क्रिएटिव दुकानदार कहलाएंगे, यानी रचनात्मक विक्रय कला आप में है, यानी आपको आप में जबरदस्त क्रिएटिविटी है, आप क्रिएटिव इंसान है। जब आपका सामान बिक गया, डिलीवर हो गया, डिलीवरी, और आप शिकायत भी सुन रहे हैं, और कई बार होता है जैसे दुकानदार बोलते हैं ना कि भाई आपने अपना सामान चलो बुक कर दो, हम सामान आपके घर पर भेज देंगे, ठीक है, देखा होगा ना, जैसे आप फ्रिज व्रिज ले लो, एसी खरीद लो, तो अगर बढ़िया दुकानदार है, क्रिएटिव दुकानदार है, तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, हम आपको डिलीवरी अच्छे से टाइम से करवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामान मैं ही लेकर के आऊंगा। और आपका जैसे मान लो आपने टीवी खरीदा है, मान लो आपने टीवी खरीद लिया 50 इंच का जो आ रहा है, मान लिया आपने टीवी खरीदा, तो दुकानदार बोला चलो कोई बात नहीं, हम आपके घर पर डिलीवरी भी करवा देंगे और हम अपना एक आदमी भेज देंगे कि आपका टीवी भी सेट करके चला जाएगा, समझ रहे, और आपका टीवी भी बढ़िया सेट कर देगा, आपके ड्राइंग रूम में लगा देगा। तो ऐसा अगर दुकानदार हो आप, तो क्या, तो भाई आप क्रिएटिव दुकानदार कहलाओगे। नहीं तो होगा भैया भाई टीवी बिक गया, चलो ठीक है आप इसको ले जाइए, हो गया काम खत्म। तो ऐसा दुकानदार है तो पिछड़ा दुकानदार है भैया मेरे। क्रिएटिव दुकानदार वही है कि जो सामान की डिलीवरी भी करवा दे रहा है, टीवी बेच दिया और टीवी सेट भी करवा दे रहा है, टीवी चला दी रहा है, रिमोट बढ़िया सेटवर्क करके चला गया, उनके लोग करके चले गए हैं। अगर आप ऐसे सेल्समैन हैं तो आप कैसे दुकानदार कहलाए भाई, क्रिएटिव दुकानदार है, रचनात्मक दुकान या रचनात्मक विक्रय कला आप में है। ग्राहक संबंधात्मक कार्य, भाई लंबे समय तक ग्राहकों के संबंध
क्रिएटिव दुकानदार वही है जो अपने कस्टमर से, ग्राहक से लंबे समय तक संबंध बनाए रखता क्रिएटिव दुकानदार है। ठीक है, ग्राहकों के प्रतिक्रिया को प्राप्त करना, भाई क्रिएटिव दुकानदार वही जो हमेशा अपने ग्राहकों की पूछता है। जैसे कई बार आपने टीवी बेच दिया तो आप उससे फीडबैक भी ले, भाई टीवी सही चल रहा कि नहीं चल रहा है, टीवी कैसा है, आवाज आ रही। इस प्रकार से अगर आप फोन करके समय समय फीडबैक लेते, आप क्रिएटिव दुकानदार हैं। उनकी शिकायत को भी सुनना, जैसे कोई शिकायत लेकर के आते तो आप उसको ध्यान सुनिए। अगर आप ऐसा करते तो भाई आप क्रिएटिव दुकानदार है, क्रिएटिव सेल्समैन बनेंगे। संगठन और कंपनी से जुड़े कर्तव्य को, क्रिएटिव दुकानदार वही है जो अपनी कंपनी को भी, जैसे आप सैमसंग का मोबाइल बेचते तो सैमसंग वालों को भी अपने ग्राहकों का फीडबैक दे रहे हो तो आप क्रिएटिव दुकानदार हैं। बाजार की जानकारी दे रहे हो और अपने टारगेट को पूरा कर पा रहे हो। कोई भी मोबाइल बेच रहे हो तो कंपनी के लक्ष्य को पूरा कर पा रहे हो, तो अगर आप करते हैं तो भाई मेरे आप क्रिएटिव दुकानदार हैं। अगर आप में नैतिकता है, जो दुकानदार ईमानदारी के साथ गलत चीजें नहीं बताता है, कस्टमर को भगवान मानता है और सही समय से काम करता है और कभी भी किसी को चूना नहीं लगाता है, किसी को ठगता नहीं है, किसी को मूर्ख बना करके, बेवकूफ बना करके सामान नहीं बेच रहा है, तो भैया क्रिएटिव दुकानदार है। ईमानदारी भी तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिविटी के साथ भैया ईमानदारी, सच्चाई, ठीक है, ये भी होना जो अगर आप में है तो भाई मेरे आप 100% क्या है, क्रिएटिव दुकानदार हैं। यानी आप रचनात्मक कह सकते हो कि विक्रय कला आप में है। ठीक है, तब आप कहलाएंगे। और शॉर्ट इसका संक्षिप्त कैसे लिखेंगे, रचनात्मक विक्रय कला जो है आजकल के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भाई अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है, जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप में ये नहीं है तो भैया आपका सामान नहीं बिकेगा। आपको ग्राहकों को अच्छे से समझना पड़ेगा और आप क्रिएटिव तरीके से उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, तभी आपका सामान बिकेगा। केवल सामान बेचना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राहकों का विश्वास जीतना, ग्राहकों के संबंध बनाना और अपने उत्पाद के बारे में, सामान के बारे में अच्छी जानकारी देना। सिर्फ सामान बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है क्रिएटिव दुकानदार का, बल्कि ग्राहकों को भगवान समझेगा, ग्राहकों से संबंध बनाएगा और ग्राहकों को सही जानकारी देना और ग्राहकों की समस्या का समाधान अगर कोई कर रहा दुकानदार तो भैया वो क्रिएटिव दुकानदार है। यानी रचनात्मक विक्रय कला के गुण उसमें सारे मौजूद हैं। तो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो बना रखा, उसको जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करोगे ना तो ये किताब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, भाई मेरे बहुत हलवा हो जाएगा और आराम से आप इसको लिख पाएंगे। सिर्फ आप खास से जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं और इसमें जो आपको समझा रहा हूं, समझोगे मेरी बात को तो एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इसको आराम से लिख भी पाएंगे। जितने मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं, इससे पहली बार वीडियो में बताए, इनको देखेगा, आपको क्वेश्चन इसी टाइप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ओके।